पिछले 2 साल से कोई भी जगह रिटर्न ज्यादा दिख रहे नहीं। जो सेंट्रल बैंक्स थे, whether we talk about European countries, China, Russian government, they've all moved their money from US dollar to gold. कहीं ना कहीं एक US का जो recent president that has come, Trump, उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक अगले 10 सालों में भारत में कौन से वो सेक्टर्स हैं जिसमें सबसे ज्यादा तेजी देखने के हमें चांसेस मिलेंगे? one of the sectors where I feel India as a country and private entrepreneurs in India. मैंने नोटिस किया जनरली कि रियल एस्टेट डेवलपर्स भाव कम नहीं करते हैं, स्कीम दे देते हैं कि यार इसके साथ ये फ्री, इसके साथ वो फ्री, पेमेंट बाद में कर देना। अब आपने कुछ कस्टमर्स को तो बेचा है एक प्राइस पे, अब आप अगले कस्टमर के लिए कम कर देंगे तो पहले वाले भी आएंगे, वो बोलेंगे साहब मेरे को तो आपने 15,000 में दिया था, आज आप 12 में क्यों बेच रहे हो, तो मेरा भी डिस्काउंट करो ना, मैं नहीं लेता। एक जो आम रिटेल इन्वेस्टर है वो क्या गलती करता है जब वो रियल एस्टेट खरीद रहा है? फोमो से आदमी को बचना चाहिए, क्योंकि आप इट्स योर हार्ड अर्न्ड मनी दैट यू पुटिंग। एक दिन में कुछ नहीं खत्म हो रहा, ना गोल्ड 4 लाख हो जाएगा, ना स्टॉक मार्केट 35,000 हो जाएगी, कुछ ऐसा नहीं होगा। सो द आइडिया इज दैट, तो डू यू थिंक कि एक इंडिविजुअल को खुद से एक कमर्शियल स्पेस खरीद के रेंट आउट का फोकस करना चाहिए, या फिर जो आजकल ऑल्टरनेट है जैसे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, किस पे जाना चाहिए और किसको किस पे जाना चाहिए? आई फील पिछले 2 साल से इंडियन स्टॉक मार्केट्स ने कोई रिटर्न्स नहीं दिए। निफ्टी 2 साल पहले के लेवल्स के आसपास है। बिटकॉइन जो करीबन $1.25 चला गया था वो गिर के 60,000 हो गया और अभी करीबन 80,000 के आसपास है। गोल्ड ने रैली तो दी, फिर फ्लैट हो गया। सिल्वर 4 लाख तक गया, क्रैश हो गया। रियल एस्टेट में एक रैली आई थी पर वो भी फ्लैट लग रही है। तो एक आम निवेशक अब करे क्या, किस तरीके से आगे इन्वेस्टमेंट्स करे, कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्ट करे, रियल एस्टेट को कैसे एनालाइज करे, इन सब के बारे में चर्चा करने के लिए आज मैंने इनवाइट किया है मिस्टर राहुल अग्रवाल को, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जश्न ग्रुप के। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो रियल एस्टेट डेवलप भी करते हैं, इन्वेस्ट भी करते हैं और अक्रॉस बोर्ड ऑल एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करते हैं। पिछले 20 साल से इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, रियल एस्टेट डेवलप कर रहे हैं और अपने लिए एक मैसिव पोर्टफोलियो क्रिएट किया है। तो आज उनके साथ चर्चा में मैंने बात करी है कि अगले 10 साल में कौन से वो सेक्टर्स हैं जिसमें इंडिया सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है, जहां सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज निकल सकती हैं। एज ए रियल एस्टेट इन्वेस्टर आपको अपार्टमेंट कहां खरीदना चाहिए और कहां नहीं खरीदना चाहिए? एज ए रियल एस्टेट इन्वेस्टर आपको जमीन कहां खरीदनी चाहिए? कौन से वो टियर 2 टाउन्स हैं जो आगे के क्राउन जूल्स बनेंगे, जहां पे हाई ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है? एज एन इन्वेस्टर क्या आपको रियल एस्टेट में से पैसिव इनकम कमाने के लिए शॉप्स या वेयरहाउस खरीदने चाहिए या रीट्स खरीदने चाहिए? इन सारी चीजों पे डीप डाइव हमने चर्चा करी है। युद्ध का क्या इंपैक्ट होगा और क्या वो बातें हैं जिससे इंडिया को सबसे ज्यादा चोट लग सकती है। ऐसे कई पॉइंट्स थे इस पॉडकास्ट में जिसके बारे में मैं पर्सनली नहीं जानता था और जिससे मुझे भी शॉक लगा है और मुझे समझ आई है कि क्या एक बिजनेसमैन सोचता है और कैसे एक इन्वेस्टर देखता है चीजों को। पर आगे जाने से पहले आप में से सिर्फ 26% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो एक बार सब्सक्राइब करके घंटी दबा दीजिए ताकि ऐसे अमेजिंग एपिसोड्स आपसे मिस ना हो। चलिए मिलते हैं मिस्टर राहुल अग्रवाल से। राहुल जी, थैंक यू सो मच, आप संजय कतुरिया पॉडकास्ट पे आपने टाइम निकाला। थैंक यू सो मच, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। राहुल जी, आज जो हम बात करेंगे ना, आपका जो एक्सपीरियंस रहा है इतने लंबे समय का, बिजनेस का, इन्वेस्टिंग का, सो वी वांट टू नो कि आगे फ्यूचर में क्या वर्क करेगा, क्या नहीं करेगा। बिकॉज पिछले 2 साल में लोगों को निफ्टी से रिटर्न्स नहीं मिले, करेंसी हेवीली डिप्रिशिएट हो गई, रुपी 84-85 था, 95 के आसपास आ गया, 100 की तरफ जो है चल रहा है। काफी लोगों ने बाद में दुबई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया कि सोचो चलो वहां से रेंटल यील्ड आएगी, अब वहां पे ये प्रॉब्लम हो गई है। गोल्ड ने एक रैली दी, अब गोल्ड फ्लैट हो गया है। सिल्वर ने बहुत तेजी से रैली दी, वो क्रैश हो गया। तो पिछले कुछ समय से लोगों को समझना, क्रिप्टो जो करीबन $1.25 पहुंच गया था, आज करीबन $81,000-82,000, नीचे $60,000 हो गया है। तो लोगों को ना कंफ्यूजन है कि अब आगे 5 से 10 सालों में वेल्थ क्रिएट कैसे होगी। तो आज आपके साथ मैं बात करना चाहता हूं कि कौन से वो सेक्टर्स हैं जो आप देख रहे हैं, क्योंकि आप इतना एविडली इन्वेस्ट करते हैं, आपका खुद का एएफ भी चलता है। तो राहुल जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि क्यों हुआ ऐसा कि पास्ट में पिछले 2 साल से कोई भी जगह रिटर्न ज्यादा दिख रहे नहीं है? इसका मेनली अगर हम देखेंगे ना, बिकॉज वी सीन बुल साइकिल्स हैपनिंग अक्रॉस द बोर्ड। अगर आप देखेंगे गोल्ड था 38,000, 40,000, 60,000 एंड इवेंचुअली 150, 172 तक टच किया जी, राइट। एंड वो लार्जली किस लिए किया, ये नहीं कि रिटेल इन्वेस्टर्स वर इन्वेस्टिंग, बिकॉज जो सेंट्रल बैंक्स थे, वेदर वी टॉक अबाउट यूरोपियन कंट्रीज, चाइना, आफ्टर द रशियन वॉर, रशियन गवर्नमेंट, they've all moved their money from US dollar to gold, right? कहीं ना कहीं एक US का जो with the recent presidentship that has come, President Trump has come, उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक लैक ऑफ फेथ, लैक ऑफ ट्रस्ट
हो गया है ग्लोबली जी इन अ जियोपॉलिटिकल सिस्टम, जहां पर हम देख रहे हैं कि कंट्रीज आर मूविंग देयर मनी आउटसाइड द यूएस डॉलर। तो एक तो गोल्ड का तो सबसे बड़ी बात ये है, अब जो चीज ऑलरेडी रैली करके 68,000 से 150 आ चुकी है, तो उसका अपसाइड एक लिमिटेड ही है, जी। यू नो, सो देयरफॉर पीपल आर नॉट रियली लुकिंग एट एनी अपवर्ड रिटर्न्स इन डॉलर। अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें, अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें, यू नो, वी आल्सो सीन अ ग्रेट बुल रन फ्रॉम 2020 ऑनवर्ड्स टिल 2025 जी। आज वहां पर भी अगर स्टॉक्स देखेंगे तो दे आर हाईली यू नो ओवर वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ, अगर आप इनकम के ऊपर आप उनके मल्टीपल्स देखेंगे तो वहां पर भी, एंड प्लस FIIs are pulling out money because of the recent changes in the government policies related to FII income profits. तो today I think recently मैंने पढ़ा था कि DIIs have become the net you know investors into the Indian economy as compared to FIIs. You know, every month they are pulling out money. तो आज वहां पर भी एक कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट है, क्योंकि फॉर द लास्ट 2 decades हमने देखा है कि इंडियन इकोनॉमी हैज लार्जली बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय FII मनी। अगर FIIs पैसा इंडिया में लगाते हैं तो इंडियन मार्केट बढ़ती है, तो वहां पर भी एक स्टैग्नेशन है, प्लस लॉट ऑफ कंपनीज आर गेटिंग अफेक्टेड टुडे, चाहे वो टैरिफ वॉर्स की बात करें, लॉट ऑफ बिजनेसेस हु आर इनटू द एक्सपोर्ट बिजनेसेस दे आर गेटिंग अफेक्टेड, तो उनको थोड़ा रिलीफ मिल रहा है विद द US डॉलर। बट अदरवाइज अगर हम देखेंगे सो कहीं ना कहीं हर चीज का इम्पैक्ट है। अब अगर आप ऑयल देखें, पेट्रोल देखें, गैस प्राइसेस देखें, सो कहीं ना कहीं एवरीथिंग इज गेटिंग अफेक्टेड डाउनस्ट्रीम। हम तो रियल एस्टेट करते हैं, रियल एस्टेट के अंदर भी अगर हम देख रहे हैं तो ऑल कमोडिटी प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड, कॉपर प्राइसेस, एल्यूमिनियम प्राइसेस, ग्लास, स्टील, everything is up 20 to 30%. So this is again going to affect what? The margins. The bottom line is going to get affected, right? And kahin na kahin, lot of businesses are not procuring items at the same pace that they were procuring. So ये भी नहीं है कि जिन्होंने रेट बढ़ाया उनके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, उनका टॉप लाइन बढ़ेगा या बॉटम लाइन बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं हर चीज का इम्पैक्ट है। उसी तरह देखेंगे तो क्रिप्टो के बारे में, आई एम नॉट अ स्पेशलिस्ट, सो आई कैन नॉट कमेंट दैट मच ऑन क्रिप्टो, बट अगर क्रिप्टो का भी देखेंगे तो इट हैज सीन ए साइकिल्स, एंड to be very honest with you, with the gold upside, the real estate upside, the equity market upside, kahin na kahin it's lost its flavor, you know, so it's abandoned child हो गया है, but अब किसी को उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं है, अब है तो है बिल्कुल, you know, so अगर हम last 4-5 years का सिनेरियो देखेंगे, lot of money has been made in lot of places. Unfortunately, today for the very first time we are seeing, probably in the last 20-30 years, कि none of the major investment options have any projected you know bull cycles. Generally क्या होता है, they are decoupled or they go you know opposite to each other. कि अगर US डॉलर नीचे जाए तो गोल्ड बढ़ेगा, बट अभी पहली बार ऐसा हो रहा है कि गोल्ड भी डाउन है, currencies are down, equity markets are down, and you know real estate is also coming to a standstill. You know, we've seen a great cycle all over India in the last 5 years. हमने 5 साल में चाहे NCR की मार्केट बोले, Tier 1 बोले, Tier 2 बोले, हर जगह हमने मैग्नेटिक रिटर्न 2-3 गुना देख लिया, पैसा देखा है कि सबने बनाया है। तो बट उसका भी अब एक स्टैग्नेशन आ गया है, राइट? तो it has become a difficult situation today, and lot of people are also stuck with their money. पैसा लोगों का फंसा भी हुआ है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं हर किसी ने एग्जिट कर लिया। अगर किसी ने पैसा कमाया तो उसने नई जगह लगाया भी है। सो अगर हम रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो आई बिलीव लार्जली ऑल रिटेल इन्वेस्टर्स in the equity markets are today seeing red in their portfolio. कहीं ना कहीं एक impact, क्योंकि लोग एग्जिट नहीं करते, होल्ड करते हैं लंबे समय। सर अगर एग्जिट करते हैं तो दोबारा लगा देते हैं। So you know greed is something that nobody can let go of. True. तो उसका कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट है कि जिन्होंने गोल्ड में भी अगर 1,20,000 में एग्जिट किया तो उन्होंने 31 में फिर खरीद लिया कि 70 जाएगा, 2 लाख जाएगा। तो लॉट ऑफ पीपल आर स्टक टुडे, एंड आई फील टुडे देयरफॉर इट इज अ टाइम जहां पे वन मस्ट बी पेशेंट, कंसोलिडेट, बिकॉज इट इज नो लॉन्गर अ टाइम के जहां पे रश में या भेड़ चाल के अंदर आपको पैसा डिप्यूट करना चाहिए। यू नो, वन नीड्स टू बी वेरी स्ट्रैटेजिक, you need to be patient right now, because there is not only a localized impact on things, but a geopolitical impact है। बहुत चीजें इफेक्ट हो रही हैं और बहुत चीजें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब कतर की 30% गैस प्रोडक्शन impacted है for the next 5 years. It is going to take a big toll
आज मोरबी के अंदर टाइल फैक्ट्रीज के अंदर 50% प्रोडक्शन से ऊपर हो ही नहीं पा रही है, बिकॉज गैस की गैस requirement नहीं होती मिल रही Yes, है, yes, राइट? yes, हाँ। तो इन चीजों का इट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग इम्पैक्ट। तो कल को जब टाइल्स नहीं होंगी तो टाइल्स का भाव बढ़ेगा, रियल एस्टेट पे इम्पैक्ट आएगा, मार्जिन स्क्वीज होंगे। तो इवेंचुअली क्या होगा, जो नई जितनी भी प्रोजेक्ट्स आएंगे और महंगे आएंगे, और ज्यादा रेट में आएंगे, और अगर लोग नहीं खरीद पाए तो फिर वो इन्वेंट्री slump ओवरहैंग हो आएगा, जाएगा। इन्वेंट्री ओवरहैंग होगा। So, and real estate therefore becomes a very good benchmark in my opinion, because real estate में क्या होता है कि real estate के साथ ना maybe 200 other industries हैं which are directly linked to real estate. जी, तो एक बैरोमीटर बन जाता है। बैरोमीटर बन जाता है, क्योंकि हम तो जैसे परचेज करते ही हैं, जी। सो वी परचेज कॉपर वायर्स खरीदते हैं, विंडोज के लिए ग्लास खरीदते हैं, जी, स्टील खरीदते हैं, सीमेंट लेते हैं, तो टाइल्स ले रहे हैं, पेंट ले रहे हैं, वाटर प्रूफिंग मटेरियल्स ले रहे हैं, वाटर प्रूफिंग कॉस्ट हैव गॉन अप बाय 35-40%। सो आज अगर आप देखेंगे तो दिस इज गोइंग टू हैव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट। अभी तो हम भी यही देख रहे हैं कि चलो हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, हम आगे नहीं इसको पास ऑन करेंगे, कर भी नहीं सकते, जिनको बेच दिया वहां तो नहीं कर सकते। बट अगर आप देखेंगे रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जियोज आ गए हैं वेयर दे आर नाउ एक्सेप्टिंग फोर्स मेजर clauses and impacts on tenders which they have given out. अच्छा, आज एक बार बताइए, पूरे इंडिया में NHAI is the largest टेंडरिंग अथॉरिटी for roads. जी, Bitumen prices have gone up by 70%. जो वो रोड में लगता है, जो रोड में लगता है, तार जो आपका हाँ, बिटुमेन है, तार है, तो 70% तो कौन कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर पाएगा अपना? कोई भी नहीं कर सकता। पर जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उस आइटम को वेरिएबल नहीं रखा जाता? नहीं रखा जाता है ना जी। ओ अच्छा, अगर रेट, क्योंकि क्या होता है जी, टाइम लिमिट होती है, जनरली बेस रेट ले लिया जाता है बहुत आइटम्स के अंदर कि जी ये बेस रेट है, और उसमें वेरिएशन क्लॉज भी होता है। बट अगर वेरिएशन क्लॉज, हर किसी की एक क्षमता है ना जी देने की। आपने किसी चीज का बजट बनाया 1 लाख रुपए, अब वो आप 2 लाख में तो नहीं करेंगे ना। तो चाहे गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, गवर्नमेंट को भी इसका बहुत इम्पैक्ट आएगा। एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट एक्सचेकर पे आएगा, अगर गवर्नमेंट एक्सचेकर उनके बजट से जाएगा तो इवेंचुअली फिर क्या होगा, करेंसी फर्दर डिप्रिशिएट करेगी। तो ये तो लॉन्ग लास्टिंग, एंड आई थिंक इट्स वेरी इंटरकनेक्टेड, यू नो, लॉट ऑफ व्हाट इज हैपनिंग टुडे, व्हाट वी आर सीइंग इज वेरी इंटरकनेक्टेड। एंड जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ग्लोबली नहीं आती, एंड आई डोंट थिंक जब तक प्रेसिडेंट ट्रम्प है तब तक तो कुछ होने वाला है, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2 years, आई थिंक इट्स अ टाइम जहाँ पे वन हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल, वन नीड्स टू, एंड आई थिंक टुडे इज more than any other time in the past maybe 10 years, 20 years, I think probably it is the best time to sit on cash, you know, first for the next 2-3 months, I would say. I'm not talking about 4 years, जब तक थोड़ा वॉर का आपको सर्टेनिटी, हाँ, वॉर का और चीजें स्टेबलाइज हो जाएं, क्योंकि अभी अनसर्टेनिटी बहुत है। एंड आई वुड से कि अभी दिस इज नॉट अ मोमेंट कि जहाँ पे आदमी को एक रश डिसीजन लेना चाहिए, वो मुझे कोई चीज 10% सस्ती मिल गई, मुझे 15% सस्ती मिल गई, तो एकदम से पैसा लगा दो उसके अंदर। मे बी अभी वी नॉट सीन द बॉटम, द बॉटम इज येट टू कम जी। तो अभी वो 30% डाउन पे जाना है या 40 पे जाना है, अभी इट इज स्टिल टू बी सीन। So, तो अभी आपको लगता है कि there can be pain in the market? I definitely feel there will be pain in the market. For the next, if things don't improve, then definitely. पर सर ऑब्वियसली जब आप निवेश करते हैं राहुल जी, तो यू आर लुकिंग एट अ होराइजन ऑफ लेट्स से नेक्स्ट 5 years, 10 years. तो आपको क्या लगता है कि अगले 10 सालों में भारत में कौन से वो सेक्टर्स हैं जिसमें सबसे ज्यादा तेजी देखने के हमें चांसेस मिलेंगे? क्योंकि इंडिया, लोग कह रहे हैं कि एआई बस को मिस कर चुका है, बिकॉज मेजरली जो है सारी बड़ी कंट्रीज अपना लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स लेके आ गई हैं, पर फिर भी क्या हमारे पास ऐसे कोई सेक्टर्स हैं जो आपको लगता है आउट परफॉर्म करेंगे बाकी सेक्टर्स को? आई थिंक one of the sectors where I feel कि India as a country and private entrepreneurs in India can really excel is the defense sector. मुझे वो क्यों लगता है, देखिए इंडिया ने वैसे भी ब्रह्मोस के साथ अपना कहीं ना कहीं एक नाम बनाया है जी ग्लोबली, यू नो, वी स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग इट टू अदर कंट्रीज, फिलीपींस को दे रहे हैं, कुछ अदर कंट्रीज को एक्सपोर्ट जा रहा है। बट डिफेंस सेक्टर एक ऐसा है कि स्पेशली विद द करंट चेंजिंग सिनेरियो, जहाँ पे हम यूक्रेन रशिया में देखेंगे तो एंटायर डेमोग्राफिक्स हैज चेंज्ड। यहाँ पे अब मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन्स, एंटी ड्रोन, यू नो, UAVs, अनमैन्ड व्हीकल्स, यू नो, इस तरह की चीजें आने लग गई है, और इन्हीं के बेसिस पे आजकल नए जितने भी आप देखेंगे वॉर्स लड़े जा रहे हैं। अगर हम एक एग्जांपल, सबसे रीसेंट एग्जांपल ईरान और US का ही देखेंगे, तो एक तरफ पेट्रियट मिसाइल्स हैं $5 million का, और दूसरी तरफ $50,000 का एक ड्रोन है, शहीद ड्रोन है। तो देयर इज नो कंपैरिजन, राइट?
तो yes, you need to be advanced with your warfare technology and everything, but at the same time one has to adopt to the modern warfare. And वहाँ पे मुझे लगता है इंडिया के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है फॉर 2 reasons. जी. One, एक तो हमारे पास बहुत अच्छा एक फाउंडेशन है ऑफ engineers. You know, if you look at IITs, if you look at our engineering, you know, base, software developers, you know, we have a very, very, probably the strongest base in the world to do that, number one. Second, with modern warfare, it is not necessarily that आपको बहुत ज़्यादा R&D में investment करना पड़ता है. It's not like you're building a Patriot missile, you know, which requires $20 billion of investment and to R&D. यहाँ पे बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो unmanned vehicles हैं या drones हैं या counter drone technologies हैं जो easily and बहुत affordable price पे बन सकती हैं. And therefore this has become a great export opportunity also. Because अगर आज आप देखेंगे यूक्रेन है, यूक्रेन has become a net exporter during the war also because it has advanced so much. उन्होंने इतने नए नए innovations करे हैं अपने modern warfare में कि they are now exporting to Qatar. After this they are exporting to Saudi Arabia. All our clients. बिकॉज वो देख रहे हैं कि जो ईरान से ड्रोन आता है उसके लिए $5 मिलियन की जगह अगर हम भी $50,000 का एक काउंटर हमारे पास मेजर हो तो कॉस्ट सेविंग कितनी है. मतलब वो बेसिकली एक अमेरिका का ऑल्टरनेट देख रहे हैं. ऑल्टरनेट अमेरिका का भी देख रहे हैं प्लस टेक्नोलॉजी का देख रहे हैं कि भाई उतनी महंगी टेक्नोलॉजी ना जरूरत ही नहीं है. हाँ. क्योंकि आप उतने महंगे मिसाइल भी नहीं आपकी तरफ आ रहे हैं. हाँ समझ गया. आप समझ रहे मेरी बात. सो इट्स जस्ट एन इनइक्विटेबल प्ले. उसमें एक ही साइड हार रही है. आप समझ रहे हैं. उनके तो 5 मिलियन लग रहे हैं, उनके 5 बिलियन लग रहे हैं. तो व्हाट इज देयर इज नो कंपैरिजन. सो इंडिया के अंदर भी वी आर ऑलरेडी सीइंग दिस. अगर आप देखेंगे हमारा बिकॉज वी हैव अ ह्यूज बॉर्डर विद चाइना, वी हैव अ ह्यूज बॉर्डर विद बांग्लादेश, वी हैव अ ह्यूज बॉर्डर विद नेपाल, पाकिस्तान. नाउ ऑल ऑफ दीज एरियाज टुडे रिक्वायर you know new types of technologies and there is already a lot of development happening with DRDO, with a lot of startups. We've seen startups from Lucknow in fact, you know, coming up with, you know, great new technologies जो use हो रही हैं. So I feel defense sector with other, I'm not an expert on defense, but I feel it has a great opportunity in the next 5 years if Indians either can have a technology transfer or we can develop it indigenously. अगर हम करते हैं तो this sector I feel any which way globally also is going to be one of the most outperforming sectors. क्योंकि वॉर्स भी चल रही हैं और सर वो साइकोलॉजी ऐसी हो गई है. मतलब आफ्टर World War I, World War II, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं ग्लोबली जहां पर ऑल कंट्रीज आर नाउ इंक्रीजिंग देयर डिफेंस बजट्स. वरना अगर आप यूरोप का देखेंगे, अगर आप इंडिया तो चलो हम लोग हमेशा से थोड़ा बढ़ा के ही चलते हैं डिफेंस बजट, बट ग्लोबली भी अगर आप देखेंगे दैट साइकोलॉजी हैज चेंज्ड बिकॉज the whole scenario, the stability that US used to provide, the Europe used to provide, it is all gone out. खत्म हो गया. अब हर कोई अपना देख रहा है. You know, तो सबको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा और इंडिया के लिए मेरे को लगता है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. सो अगर आप देखेंगे जैसे दूसरा सेक्टर जिसकी मैं बात करूंगा वो है एनर्जी सेक्टर. ओके. नाउ एनर्जी बहुत अच्छा प्ले है मुझे लगता है बिकॉज अगर इवन दो हम लोग AI के अंदर शायद सबसे आगे नहीं निकल पा रहे हैं. US बहुत आगे है, चाइना बहुत आगे है, बट AI का सबसे बड़ा डिपेंडेंसी इज ऑन एनर्जी. आप समझिए. हाँ, बिजली नहीं चलेगी तो AI कैसे चलेगा. डेटा सेंटर नहीं चलेगा. डेटा सेंटर के लिए आपको बिजली चाहिए एंड द रिक्वायरमेंट जितनी बिजली की है, चाहे वो AI के लिए, चाहे वो EVs के लिए, चाहे अगर आप देखोगे जो करंट सिनेरियो हो गया कि इंडिया में भी, इंडिया इज द नेट एक्सपोर्टर ऑफ एनर्जी. है ना. हमें गैस बाहर से लेनी पड़ती है. हमें ऑयल बाहर से लेना पड़ता है. तो कहीं ना कहीं एक डिपेंडेंसी हमारी इकोनॉमी की भी बहुत ज्यादा है एनर्जी पे. सो एंड दिस अफेक्ट्स बिजनेसेस, दिस अफेक्ट्स द बॉटम लाइंस, दिस अफेक्ट्स एवरी कॉमन मैन इन इंडिया. So therefore in this sector whether अगर आप बात करें चाहे हम सेल्स बनाएं सोलर पैनल्स के लिए, चाहे हम उनके एंसिलरीज बने, चाहे हम उनके EPC कॉन्ट्रैक्टर बने, चाहे हम उनके इम्प्लीमेंटेशन या मेंटेनेंस एजेंसी बने. जी, आप समझ रहे हैं मेरी बात. चाहे आप लिथियम आयन बैटरीज बनाएं इफ यू आर एन MNC कंपनी, चाहे आप उसके पीछे के कंपोनेंट सप्लायर बने, OEM बने, आप डिस्ट्रीब्यूटर बने. आई थिंक एनर्जी प्ले अगर आज आप बात करें तो 2020 तक, 30 तक, 40 तक हमारे को लार्जली EV कार्स पे जाना है. तो EV चार्जिंग स्टेशंस चाहिए, EV बैटरीज चाहिए,
बैटरी के अंदर भी उसमें भी मल्टीपल अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ बैटरीज हैपनिंग, तो मार्केट प्लेसेस बन रहे हैं, Right. एक्सचेंजेस बन रहे हैं, थर्ड पार्टी। ईवी के अंदर अपने आप में बहुत बड़ी एक डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री है, आप समझ रहे हैं। सो द अपॉर्चुनिटी लाइज नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ कि किसी को कोई ना आपको फाइनल प्रोडक्ट ही बनाना है, जी। आप सर्विस में भी आ सकते हैं। आज एआई की बात करें, हम एआई एलएलएम मॉडल शायद नहीं बना पाएंगे, बट एआई इम्प्लीमेंटेशन में तो आ सकते हैं। यू नो वन ऑफ द लार्जेस्ट बिजनेसेस फॉर इंडियन आईटी कंपनीज क्या है कि हम लोग बिजनेस प्रोसेसेस इंप्लीमेंट करते हैं, हम टेलर मेड प्रोडक्ट्स क्रिएट करते हैं। तो आज उन्हीं को यूज करके कि बिजनेसेस के अंदर किस तरीके से एआई का इंप्लीमेंटेशन हो सकता है। इट्स अ सर्विस इंडस्ट्री, मतलब पहले सॉफ्टवेयर था, अब एआई हो गया है। एआई हो गया, बट उसका किसी कंपनी में कैसे इंप्लीमेंटेशन होगा, किसी हॉस्पिटल में कैसे होगा, ये भी तो आना चाहिए। राइट। आप एआई को सिंपली खरीद के आप अपने बिजनेस के अंदर नहीं लगा सकते हैं। प्लग एंड प्ले नहीं है। प्लग एंड प्ले नहीं है उसका, इट इज टेलर मेड टू एवरी बिजनेस। आप तो आपको लग रहा है एआई के साथ साथ जो बड़े प्लेज हैं वो है एक तो सर्विस, उसकी सर्विस, उसके इम्प्लीमेंटेशन और उसका एनर्जी। तो ये तीन एआई को सपोर्ट करें। तो अगर हम देखेंगे जैसे एआई के अंदर अगर जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है ग्लोबली, जैसे जो टॉप 5 companies हैं, they have cumulatively invested around $700 billion in only setting up data centers and AI facilities, right? वो इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आज उनका डाउनस्ट्रीम में भी तो इन्वेस्टमेंट आएगा ना, राइट। वो फ्लो करेगा ही करेगा, राइट। तो ऐसा तो नहीं है कि बैक एंड एआई खत्म कर देगा। एंड इंडिया इज सिटिंग ऑन a billion people, we are sitting on a cumulative workforce of service providers, जी। that is what हुआ है। जो चाहे हम विप्रो की बात करें या हम किसी भी बड़ी आईटी कंपनी की इंडिया में बात करें, एचसीएल की, सो आई फील वहां पर भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो एआई रिलेटेड जितनी इंडस्ट्रीज हैं, चाहे एनर्जी बीइंग द बिगेस्ट ऑफ देम, आई फील दैट इज अ ग्रेट स्पेस टू बी। एंड उसके अंदर भी अगर हम देखेंगे, अगर वन मोर एरिया आई वुड से इज कि ईवी व्हीकल्स, बिकॉज दो देयर इज अ बिग स्पेस, इंडिया में अभी तक कोई भी ऐसी कंपनी नहीं आई है विच इज आउट परफॉर्मिंग। हमने एथर का देखा है, we have seen Ola Electric, and they're still doing okay. अगर 4 wheeler as compared to BYD और Tesla और ये सब तो super giants they're far ahead. Like BYD is, I feel, is a phenomenal company. मैं कहीं पढ़ रहा था, BYD in 2025 has sold 4.7 million vehicles worldwide. Yeah. In terms of total cars. And even in India, if you look at Tesla came to India, जी, but I don't think it has been a success. ना, BYD हो पाई। BYD हो गया है, and BYD और ज्यादा हो रहा है। और ये तो अगर BYD का चाइनीज टैग नहीं होता, let me tell you this, maybe their numbers would have been 4 times 5 times by now. But true because इंडिया में भी हम देख रहे हैं कि जितने अच्छे ब्रांड्स अच्छे ईवी ला रहे हैं, चाहे टाटा का टियागो है या फिर महिंद्रा की B6 है, सब अच्छा कर रहे हैं। They have started picking up। तो अब उसी का आप देखिए ना कितना बड़ा सपोर्ट फंक्शन है। आपको बैटरीज देनी है, आपको बैटरी के एक्सचेंज सेंटर्स बनाने हैं, आपको सर्विसिंग करना है, बैटरी चार्जिंग पॉइंट्स चाहिए, अब बैटरी के खुद के कंपोनेंट सप्लायर। अगर इंडिया में बैटरीज बननी शुरू हो रही हैं, टाटा सेटिंग में लिथियम आयन बैटरी फैक्ट्री, तो उसके सप्लायर भी तो हैं, OEMs भी तो होंगे। सो I feel even if you look at it from a retail investor perspective, anything to do with energy is a great bet for the next 5 years. And these are long-term investment scenarios. तो डिफेंस, एनर्जी और ईवी, और कौन सा स्पेस इंटरेस्टिंग लग रहा है आपको? So देखिए 2 स्पेसेस हैं, एक से थोड़ा मैं जुड़ा हुआ हूँ बट और एक से नहीं। तो पहले जैसे नहीं है उसकी बात करते हैं। I feel robotics again is a great space to be in. इफ उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है जी? देखिए अगर आप देखेंगे ग्लोबली, सिर्फ यूएस और चाइना 2 ऐसे कंट्री हैं जहां पे ह्यूमनॉइड्स, ह्यूमन लुकिंग रोबोट्स, या द एडवांसमेंट इन देयर टेक्नोलॉजी, द एडवांसमेंट इन देयर एक्चुअल यूज केसेस हैज सरपास्ड एवरी अदर कंट्री। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चाइना में रिसेंटली देखा कि जो ये ह्यूमनॉइड्स हैं, रोबोट्स हैं पर से, दे आर एबल टू fight, do martial arts. They're training them and they have full flexibility. They can do acrobats. They are able to accompany. Actually, they have been deployed in Shenzhen, I think, with policemen to do patrolling. तो वहां पर वो ट्रैफिक मैनेजमेंट कर रहे हैं, वहां पर वो बेसिक एक सेफगार्ड्स क्रिएट कर रहे हैं एज अ पुलिस ऑफिसर और अकम्पनिंग पुलिस ऑफिसर। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर नॉट स्मॉल। अगर आप देखेंगे कि आज यस ये वाला शायद एक ऐसा कोई रोबोट $20,000 का मिलेगा, बट आज से 5 साल बाद ये $2,000 का मिलेगा। तो ये हर घर में होगा। आज यूएस में ऑलरेडी कंपनीज आ गई हैं जो घर में, वहां पे सर्वेंट्स नहीं है, वहां पे लेबर बड़ी महंगी है, तो वहां पे उनकी ऑलरेडी बहुत
you know, there's a huge demand for them because they are able to serve you, they are able to clean your house, they are able to do normal functions. और वहाँ यूएस में तो इंडियंस जो जाते हैं वो यही बोलते हैं भाई हमारे तो जैसे इंडिया में तो इजीली मिल जाता है वहाँ नहीं। but again this is an opportunity not only for an export point of view but आज अगर हमारे को अगर आप देखेंगे जैसे सोलर पैनल्स थे, मैंने एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि आज से 10 साल पहले वही सोलर पैनल अगर 2 लाख रुपए का तब मिलता था तो आज यहाँ पे 20,000 रुपए का मिलता है। सो एक 1 मेगावाट ऑफ सोलर पावर प्लांट यूज्ड टू कॉस्ट 10 करोड़ रुपीस, आज 1 करोड़ रुपए पे 1 मेगावाट बच जाता है इंडिया में। अच्छा, पहले मतलब पहले बहुत ज्यादा था, अभी इतना कम हो गया। हाँ, बिकॉज नई टेक्नोलॉजी जब भी होती है महंगी होती है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टेक्नोलॉजी बिकम्स चीपर, कंपटीशन इंक्रीजेस, सो द वेल्थ इज क्रिएटेड where if you're an entrant into a technology at a early stage, right? तब आप एक्स्ट्रा मार्जिन के तो हर किसी के पास वो नो हाउ नहीं होता, हर किसी के पास वो मार्केट में अवेलेबिलिटी नहीं होती प्रोडक्ट की। सो देयरफॉर आज अगर रोबोटिक्स भी हम देखेंगे, वेदर इट इज इन टर्म्स ऑफ ह्यूमनॉइड्स, वेदर इन टर्म्स ऑफ यू नो एनिमल्स, व्हाटएवर इट मे बी, इट इज ऑल्सो अ प्ले व्हिच इज आई थिंक हैज ग्रेट पोटेंशियल इन फैक्ट्रीज, इन वेयरहाउसेस। चाइना में ऑलरेडी फैक्ट्रीज बन रही हैं, कार ऑटोमोबाइल की फैक्ट्रीज हैं विच आर 100% ह्यूमनलेस, दे आर रन बाय एआई एंड बाय रोबोट्स। तो मतलब एकदम ह्यूमन है ही नहीं। डार्क फैक्ट्रीज, दे कॉल्ड डार्क फैक्ट्रीज, इफ एनीबॉडी लुक्स अप, तो उसके अंदर आपको लाइट भी नहीं चाहिए ना, आपकी एनर्जी सेविंग भी होती है, एसी नहीं चाहिए आपको, ठीक है, आपको मतलब यू हैव टू जो भी कूलिंग लेवल्स चाहिए, बट पॉइंट बीइंग के ह्यूमन इंटरवेंशन इज गोइंग आउट ऑफ द पिक्चर। आज इंडिया के अंदर बहुत सारे वेयर हाउसेस बनने लगे हैं जहाँ पे आपके वेयर हाउस के अंदर सिर्फ रोबोटिक यू नो मूवर्स हैं, वे गुड्स आर गेटिंग, अमेजोन के आप देखिए देर 100% आ गए हैं, अडॉप्ट हो रहे हैं। यूके में यूरोप में रिटेल स्टोर्स के अंदर सेन्सबरी है, टेस्को है, उनके रिटेल स्टोर्स के अंदर ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं जहाँ पे 100% ह्यूमनलेस है। तो कहीं ना कहीं ये चीज इंडिया में आएगी और अगले 5 साल के अंदर आएगी, जरूर आएगी। तो यहाँ पर अगर कोई भी कंपनी है, या तो जो उसमें इन्वेस्ट अगर खुद नहीं कर सकते तो कंपनीज में इन्वेस्ट कर लीजिए, और अगर खुद कर सकते हैं तो आई थिंक इट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। एंड लास्टली अगर बात करें, देखिए जी फिफ्थ, वो तो दैट इज समथिंग हम खुद करते हैं, एंड दैट इज रियल एस्टेट। आई स्टिल फील दैट रियल एस्टेट इज अ कमोडिटी जो बढ़ती नहीं है। हमेशा रियल एस्टेट इज ऑल्सो फाइनाइट, इट इज नॉट इनफाइनाइट, है ना। तो एंड प्लस हमारी इंडियन साइकी को हमेशा रियल एस्टेट एक समझ में आती है चीज एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। तो बट मेरा उसमें ये कहना जरूरी है कि अब सिनेरियो चेंज हो गया है। जो हमने पिछले 5 साल में देखा, हमने रियल एस्टेट में बहुत बूम देखा है, और हमने स्पेशली लग्जरी साइड ऑफ रियल एस्टेट में देखा है। अगर आप बात करें, जैसे हम एनसीआर की बात करें, दिल्ली एनसीआर, तो जहाँ पे एक आम मतलब एवरेज अपार्टमेंट 2 करोड़ का होता था, या 8,000 रुपए या 10,000 रुपए फुट का होता था, तो आज वो 15-20-25,000 रुपए फुट हो गया है। 5 करोड़ रुपए से कम का अपार्टमेंट गुड़गांव में आज मिलना बहुत मुश्किल काम है। सेम चीज नोएडा में हो गई है। आप इंडिया के दूसरे हिस्सों में जाएंगे, बैंगलोर जाएंगे, हैदराबाद जाएंगे, वहाँ 20-20 करोड़ 30 करोड़ रुपए के अपार्टमेंट्स आमूमन हो गए हैं, बहुत उससे कम नहीं मिलते हैं आपको। तो एक लग्जरी रियल एस्टेट ने एक साइकिल देख लिया है। तो देखिए, रियल एस्टेट की डिमांड कभी इंडिया में खत्म नहीं हो सकती। वो इसलिए नहीं हो सकती बिकॉज इंडिया इज अ कंट्री ऑफ 1.3 बिलियन पीपल। ट्रू। और हर साल 5-7 करोड़ 10 करोड़ बढ़ते हैं, और हर साल we are also the country with the youngest population in the world, the youngest workforce in the world, है ना। तो वहां पर लोग नए रोजगार, नई जॉब्स में आते रहते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे, जो लास्ट साइकिल थी रियल एस्टेट की 2012 से लेके 19 तक, तो वहां पे सिग्नेचर ग्लोबल वाज द मार्की प्लेयर, एंड दे मेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स, मैक्सिमम मनी फॉर देमसेल्व्स and their investors because they were in the affordable housing segment. So same way abhi kya hai ji ki because everybody became so bullish and prices have sort of, I think they've gone over way above and beyond जो एक normal investor या retail customer के reach में है। आज मैं तो सोचता हूँ जी बहुत मुश्किल है कि कोई 10 करोड़ का अपार्टमेंट कितने लोग खरीद लेंगे दिल्ली एनसीआर में, चेक से पैसे देके 10 करोड़ का अपार्टमेंट, 15 करोड़ का। मैं ये मानता हूँ कि एंड ये थंब रूल भी रहा है कि आपकी एनुअल इनकम का 5 टाइम्स घर हो सकता है। तो अगर 10 करोड़ का किसी को घर खरीदना तो उसकी 2 करोड़ की इनकम होनी चाहिए। 2 करोड़ की इनकम होनी चाहिए। तो 2 करोड़ की इनकम वाले कितने ऐसे लोग हैं जो
पोस्ट टैक्स 2 करोड़ रुपए कमा रहे हैं इंडिया में, 3 करोड़ की इनकम ही हो गई, फिर 3 करोड़ की इनकम हो गई। तो 3 करोड़ की इनकम, हमारा टैक्स बहुत है ना, तो 3 करोड़ की इनकम वाले कितने लोग हैं जी? बहुत कम। बहुत कम है, इतने नहीं है। मैंने एक चीज नोटिस की, एक स्टडी थी कि स्पेशली एनसीआर में अब जो अफोर्डेबिलिटी है, पहले जो 5 या 6 टाइम्स थी ऑफ द इनकम, दैट हैज गॉन टू 13 to 14 टाइम्स। 100% तो 13-14 टाइम्स पे तो लोग घर नहीं खरीद सकते, इट इज क्लोज टू इम्पॉसिबल। नहीं हो सकता। फिर तो स्लेवरी हो जाएगी एकदम, मतलब दे विल लिव फॉर द बैंक। सी अफोर्डेबिलिटी गेट्स अफेक्टेड नॉट ओनली बिकॉज ऑफ दैट, बट इसलिए भी बिकॉज बैंक आदमी जो, देखिए, जो नौकरी पेशा आदमी है या जिसका एक फिक्स्ड इनकम आता है, वो लोन लेगा। भाई हर किसी के पास डिस्पोजेबल 5 करोड़ तो घर में रखा नहीं नहीं होगा, तो वो आज लोन लेगा, लोन 75% लेगा, तो 75% की उसकी एलिजिबिलिटी बननी चाहिए फिर। राइट। तो एलिजिबिलिटी बनने के लिए उसकी इनकम 3 करोड़ 4 करोड़ की होनी अगर चाहिए। 4 करोड़ का लोन लेगा तो 3-3.25 लाख रुपए की तो उसका ईएमआई आ जाएगा। ईएमआई आ जाएगा, तो उसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए जी? कम से उसका एटलीस्ट डबल 2.5 टाइम्स 6-7 लाख रुपए की होनी चाहिए। करोड़ रुपए तो की आप मुझे बताइए जी कि 7 से 8 लाख का पे स्केल इंडिया में कितनी कंपनियों में किस लेवल के बंदे का होता है? बहुत कम है। मैंने कहीं पढ़ा था कि इंडिया में टोटल मिला के जिन लोगों ने 1 करोड़ का रिटर्न फाइल किया पूरे इंडिया में 4.5 लाख लोग हैं। हाँ, तो फिर तो उससे ज्यादा तो 5 करोड़ के रेट के फ्लैट आने वाले हैं एनसीआर में। तो ये हुआ फिर खरीदा किसने? क्योंकि पिछले 3 से 4 सालों में जो बंगला 3 करोड़ का मिलता था, आज वो 10 करोड़ का मिलता है। तो ये, अच्छा, जो प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, पता नहीं ऐसा क्या होता है कि अगले दिन सब बोलते सोल्ड आउट सोल्ड आउट सोल्ड आउट, चाहे बट फिर भी 4 साल बिकता है, फिर भी पता नहीं। तो ये मतलब ये डाइकोटमी क्या है? ये क्या है? देखिए क्या है कि होता क्या है जी कि एनसीआर मार्केट ना इज ड्रिवन 50% बाय इन्वेस्टर्स एंड 50% बाय रिटेल कस्टमर्स। तो आज जो वो 50% इन्वेस्टर है ना, वो मार्केट को ड्राइव कर देता है बहुत ज्यादा। अगर आप हिस्टोरिकली भी देखेंगे एनसीआर मार्केट, तो हमेशा इन्वेस्टर्स की वजह से सबसे ज्यादा फास्ट ग्रोइंग, जब बुल साइकिल में सबसे ज्यादा रेट भी एनसीआर में ही बढ़ते हैं जी, गुड़गांव में, नोएडा में, सब जगह पे। और फिर एक बार ड्रॉप भी सबसे ज्यादा सबसे फास्ट यहीं आता है। उसका रीजन यही है कि जो इन्वेस्टर है, अब वो एक उसको खरीदनी है, सपोजली इन्वेस्टर 10,000 पे, आज से 2020 में उसने एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, उसने 10,000 पे इन्वेस्ट किया, उसने 20% पैसा लगाया, वो 2021 के अंदर या 22 के अंदर ही उसने वो चीज 15,000 में बेच दी, 20%। तो 2,000 या 2,500 लगा के उसने 4,000 रुपए कमाए, या उसने 3,000 रुपए कमाए। उसके पास तो लिक्विडिटी रिच हो गया वो, राइट। उसने इमीडिएटली अगर आप 22 में 15,000 पे फिर लगाए, अब 15,000 में जब लगाए तो उसने 20% 3,000 3,500 लगाए, उसने एग्जिट कर लिया 18, 19, 20,000, फिर से 1:1 कर लिया, फिर उसने कर लिया। अब जब उसने 20,000 में लगाए या 22,000 में, 21,000 में लगाए, तो अब उसको 25,000 पे एग्जिट नहीं मिल रही। तो हो क्या रहा है कि जब वो फर्स्ट डे सेल होती है ना जी, तो फर्स्ट डे सेल में 50% 60% माल इन्वेस्टर्स, ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स ले लेते हैं। दे आर ओनली डूइंग इट फॉर द पर्पस कि उनको आगे उसको रीसेल करना है एंड कस्टमर को। अब हम, बिकॉज व्हाट वी हैव डन इज कि ड्यूरिंग दिस 5 years हमने थ्रेशोल्ड क्रॉस कर दिया एक आम आदमी की रीच का। सो वो एंड कस्टमर गायब हो गया। अब वो गायब हो गया क्योंकि वो ऑलरेडी या तो खरीद चुका है या वो खरीदना चाहता भी है, तो उसकी अफोर्डेबिलिटी बची नहीं है, तो वो ऑफलोड नहीं हो रहा माल। अब वो ऑफलोड नहीं होगा तो क्या होगा कि ना तो प्राइस अप्रिशिएट करेगा नेक्स्ट साइकिल, उससे नेक्स्ट कैसे बढ़ेगा, ना उसके अंदर क्या होगा कि कैश फ्लो इश्यूज आएंगे, डेवलपर्स को पैसे नहीं आएंगे, बैंक्स को इश्यूज आएंगे, आप समझ रहे मेरी बात, प्रोजेक्ट की टाइमलाइंस में इशू आएंगे। सो ऑल दिस साइकिल सॉर्ट्स ऑफ स्टार्ट क्रिएटिंग। तो जनरली इसलिए 7 साल की रियल एस्टेट साइकिल होती है, बिकॉज आप 2 बार उस पैसे को घुमा लेते हो और थर्ड टाइम आप उसमें फंस जाते हो। तो ये वो है कि मतलब वो जो बेटिंग वाला होता है कि भाई पहली बार आप 100 जीत गए, फिर 200 जीत गए, ठीक है, सब होता क्या, क्यों अब प्रोजेक्ट उससे कम रेट में नहीं आ पा रहे, बिकॉज जब आप 25,000 रुपए का प्रोजेक्ट देखता है आदमी, तो उसके साथ में जो जमीन बिक रही है वो कहता है यार ये तो 25,000 में बिक रहा है, तो मेरी जमीन की वैल्यू तो इसलिए 15,000 होनी चाहिए, राइट, कि 5-6,000 7,000 बनाने में लगाएगा, 2,000 डेवलपर का प्रॉफिट है। और तो डेवलपर को एक्चुअली में कभी प्रॉफिट बहुत ज्यादा नहीं मिलना, उसको मिलना 2,000 रुपए फुट ही है। बट प्रॉब्लम क्या होती है, बिकॉज विद द इंक्रीजिंग प्राइस वो लैंड कॉस्ट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करती है। अब क्योंकि लैंड कॉस्ट बढ़ गई है तो प्रोजेक्ट उससे कमा नहीं सकते हैं, तो अब इसको सेटल करने में 7 साल लगते हैं। दैट इज वाई इट ऑलवेज टेक 7 years और 8 years, बिकॉज तब तक इनकम बढ़ जाती है, इन्वेस्टर्स की, रिटेल कस्टमर की सैलरीज बढ़ जाती हैं,
आपकी जो कुछ इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाती है, व्हाटएवर इट इज, आपको रेजिडुअल इनकम आ जाती है, तो फिर देन दोबारा फिर वो साइकिल स्टार्ट, नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होता है। तो इसीलिए अब अगले 5 साल मुझे जो लगता है कि आप टीयर 2 सिटीज देखेंगे, ओके, आप टीयर 1 में भी आप थोड़े जो आउटस्कर्ट्स देखेंगे, जैसे बॉम्बे की बात करें तो नवी नवी मुंबई है, मुंबई 3.0, वहां पे आप प्रोजेक्ट्स करिए, वहां एंड यूजर आएगा, 6,000 7,000 8,000 रुपए की मार्केट है। जहां पर भी मुझे लगता है 6-7-8,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट है, या 50-60,000 रुपए गज में आपको प्लॉट आज मिलते हैं, 50,000 रुपीज 60,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड, पर स्क्वायर, मैं आपको अप टू 1 लाख तक भी मैं बोलूंगा आपको प्लॉट मिलते हैं इन बड़ी सिटीज के आसपास या टीयर 2 टाउन्स में। आई थिंक वहां पर स्टिल आज भी एक मल्टीपल है वहां पे, क्योंकि 8,000 वाली चीज 12 हो सकती है, 25 वाली को 40 होने में बड़ा टाइम, बहुत मुश्किल हो जाएगी, राइट। फिर उसके कस्टमर कम हो जाते हैं, पिरामिड है ना जी, लोएस्ट स्ट्रेटा में सबसे ज्यादा वॉल्यूम है, राइट, तो हाईएस्ट स्ट्रेटा, अब प्राइसिंग हो गई है हाईएस्ट स्ट्रेटा की, सो वी नीड टू गो देयरफॉर in those locations, in those areas which are catering to the real India, the mass India, the end user India, है ना, जो नौकरी पेशा आदमी है, वहां पर रियल एस्टेट में अगले 5 साल बहुत ग्रोथ है। अच्छा देखिए, आपने अभी एनसीआर को डिकोड किया कि अब वहां पे अफोर्डेबिलिटी काफी पुअर हो चुकी है, तो देयर इज अ चांस कि अब स्टैग्नेंसी आएगी, थोड़ा प्लस माइनस होंगे रेट्स, कुछ स्कीम्स आएंगे, कुछ आएगा। मैंने नोटिस किया जनरली कि रियल एस्टेट डेवलपर्स भाव कम नहीं करते हैं, स्कीम दे देते हैं कि यार इसके साथ ये फ्री, इसके साथ वो फ्री, पेमेंट बाद में कर देना, दे डोंट वांट टू रिड्यूस द प्राइस, पेमेंट प्लान्स आ जाते हैं कुछ, बिकॉज़ वो परसेप्शन होता है कि यार प्राइस नहीं गिरना चाहिए, आई थिंक। करेक्ट, नहीं, और साथ में क्या होता है जी, उसका एक और रीजन बहुत बड़ा ये है कि आपने कुछ कस्टमर्स को तो बेचा है एक प्राइस पे, अब आप अगले कस्टमर के लिए कम कर देंगे तो पहले वाले भी आएंगे, वो बोलेंगे साहब मेरे को तो आपने 15,000 में दिया था, आज आप 12 में क्यों बेच रहे हो, तो मेरा भी डिस्काउंट करो ना, मैं नहीं लेता। अच्छा, ये इक्विटी मार्केट्स में नहीं होता, इक्विटी मार्केट्स में किसी ने 1,500 का शेयर खरीदा, वो 1,000 हो गया, तो ये नहीं आता, ओनर के पास नहीं जाता है, क्योंकि वे भाई 500 रुपए वापस कर मेरे, क्योंकि वहां पे क्या है ना, एक तो पूरे पैसे पहले लग जाते हैं, इक्विटी में तो आप शेयर पार्ट में नहीं खरीदते ना, पेमेंट प्लान, राइट। देखो इक्विटी मार्केट का ये तो फायदा निकल आया। यहाँ तो क्या है जी, क्या आपने पार्ट पेमेंट प्लान में लिया है, तो आप देख रहे हो कि जी अभी भी रैंसम रखा हुआ है, तो कस्टमर बोले मेरा कैंसिल कर दीजिए, अच्छा बुल मार्केट में तो डेवलपर बोलेगा कर दो कैंसिल, राइट, बट जहाँ पे बुल मार्केट नहीं है तो वहां पे वो बोले, उसके लिए तो हर कस्टमर प्रेशियस है, ट्रू, तो फिर उसको लूज नहीं करना चाहता, सो देयरफॉर देयर इज अ लॉट ऑफ डायनामिक्स टू दिस कि भाई किस तरह से आपको पोजीशन करना पड़ता है, बट यस होता है जी, करना पड़ता है। देखिए क्योंकि प्राइसेस हो गए, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, अब कॉस्ट इतनी बढ़ रही है, अभी हमने बात करी जैसे जो ऑल द रॉ मटेरियल्स हैं, स्टील, सीमेंट, कॉपर, एल्यूमिनियम, ग्लास, वाटर प्रूफिंग, हर चीज के रेट बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक कॉस्ट तो इम्पैक्ट आ ही रहा है ना, तो वो रेट तो वैसे भी अपनी कम करे नहीं कर सकते, क्योंकि आपका कॉस्ट लेवल पे ही सब कुछ एस्केलेट। बट मुझे लगता है जो नए एरियाज है ना, किसी भी बड़े शहर के आसपास के डेवलपिंग एरियाज हैं, अंडर आउट से अपकमिंग एरियाज हैं, वहां पर पैसा लगाना चाहिए। चलो डिकोड करते हैं सर, अकॉर्डिंग टू यू टॉप 5 एरियाज, नॉट एनसीआर अलोन, कहीं भी आपको लगता है कि यार ये पॉकेट्स अब बहुत सिग्निफिकेंटली ग्रो करेंगे, और क्या उनके मेजर रीजंस हो सकते हैं? देखिए आई एम वेरी बुलिश ऑन टीयर 2 वैसे, ओके, बट अगर मैं पहले एक जगह की बात करूंगा जो टीयर 1 है, बट मुझे लगता है वहां पे बहुत स्कोप है, 2 जगह, एक जो मुंबई 3.0 है, ओके, मुझे लगता है कि वहां पर इज गोइंग टू बी अ बिग सरप्लस व्हिच इज गोइंग टू हैपन, एंड इन टर्म्स ऑफ प्राइस अप्रिसिएशन और सब चीज मिलनी चाहिए, बिकॉज बॉम्बे इज अ वेरी एक्सपेंसिव सिटी, बॉम्बे में रहना, बॉम्बे में अपार्टमेंट लेना हर किसी के बस की बात नहीं है, और जिस तरीके से वहाँ पे रिलायंस का डेवलपमेंट आ रहा है, जिस तरीके से वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो हो रहा है, नया एयरपोर्ट एक और प्रपोज करें, आई थिंक दैट इज अ ग्रेट स्पेस, वहाँ पे 1-1.5 करोड़ रुपए में अपार्टमेंट आदमी को मिल जा रहा है और मिल पा रहा है, एंड प्लस उसकी एफिनिटी क्या है कि वो इट इज ऑल्सो ग्रोइंग एज अ इंडस्ट्रियल हब, इट इज ऑल्सो गोइंग एज अ almost like a sister town to Pune. It is almost halfway to Pune ही है एक तरीके से, तो मुझे क्या लगता है कि वहां पर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, किसी को जमीन खरीदनी हो, फॉर एग्जांपल देखिए, एक होता है कि मेरे को घर खरीदना है, वर्सेस मेरे को घर नहीं खरीदना है, मेरे को ग्रोथ चाहिए, मुझे अपने कैपिटल को मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए प्लॉटिंग, जो प्लॉट्स होते हैं, जमीन होती है, वो हमेशा अच्छी रहती है मुझे लगता है, बिकॉज इंडिया में स्पेशली साइकी ऐसी है, अगर आप एक आम आदमी से बात करेंगे तो 10 में से 7 बोलेंगे मुझे प्लॉट लेना है, 10 में से 3 बोलेंगे मुझे अपार्टमेंट लेना है। जो अपार्टमेंट एंड यूजर लेता है, नौकरी पेशा आदमी लेता है, राइट। आज भी बहुत शहरों में मेंटालिटी यही है कि मुझे प्लॉट लेना, उस पर अपना घर खुद बनाना है, अपनी जमीन अपनी छत, है ना, तो वो कॉन्सेप्ट तो आज भी इंडिया में है और हर जगह रहेगा। सो देयरफॉर
investing in plots, I think, is a great option for the next 2, 3, 4, 5 years. चाहे वो बट बॉम्बे वगैरह में क्या है जी, वो मिलते नहीं है आपको. द इशू इज कि बॉम्बे जैसी सिटी में आपको प्लॉट्स मिलते नहीं है. मिल नहीं सकते. सेम वे मैं हैदराबाद की बात करूंगा. हैदराबाद में ORR आई है, आउटर रिंग रोड इज 154 किलोमीटर्स की ORR है. फैबुलस जॉब आप देखिए आई है, सुपर्ब. जिस तरह उन्होंने वो डेवलप किया है और सिटी डेवलप हो रही है. अब उसमें अंदर भी क्या है, उन्होंने बहुत अच्छी चीज किया है. जो एग्जिट 1 है, एग्जिट 2 है, वो महंगा है. एग्जिट 1 सबसे महंगा है, वहाँ 22 करोड़ रुपए के अपार्टमेंट मिलते हैं. एग्जिट 2 है जहाँ पे आपको 5 करोड़ रुपए के अपार्टमेंट मिलते हैं. एग्जिट 3 है जहाँ पे आपको 1.5 से 2 करोड़ के अपार्टमेंट मिलते हैं. तो हैदराबाद इज अ बिग सिटी, बट यू आर कनेक्टेड टू द सेम and you can reach in each of these locations in 15 minutes. वाओ. आप सोचिए 15 मिनट में आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो रेट 1/4 हो रहा है, फिर आप 15 मिनट में जा रहे हैं 1/4 हो रहा है. तो वहां पर भी आई फील एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट. आप प्लॉटिंग भी कर सकते हैं, आप छोटे मतलब अफोर्डेबल प्रीमियम रेंज में बना सकते हैं. टियर 2 की बात करें तो जैसे सिटीज हैं, जैसे वाइजैक हो गया, मुझे लगता है कि दैट इज वन सिटी व्हिच आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू. अभी गूगल ने भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया. गूगल ने किया, आस्लर ने किया, all your IT companies are doing there. And it's a beautiful city. It's very neat. See, coastline है, डेटा सेंटर्स आएंगे वहाँ पे, बिकॉज आपकी लैंडिंग स्टेशन है. डेटा सेंटर्स में मेन सबसे ज्यादा क्या होता है जी, आपको एनर्जी चाहिए और आपको पिल्फरेज नहीं चाहिए सिग्नल का. सो बिकॉज फाइबर ऑप्टिक केबल्स पानी के नीचे से आती हैं, तो या तो बॉम्बे लैंडिंग स्टेशन है या वाइजैक आता है दूसरी तरफ से. तो वाइजैक के पास एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है. दूसरा एनर्जी रिन्यूएबल वगैरह भी वहाँ पे होता है, बिकॉज आपको 2 और 3 सोर्सेज ऑफ एनर्जी चाहिए होते हैं डेटा सेंटर्स के लिए, तो वो भी आपको वहाँ मिलती है. थर्ड, चंद्रबाबू नायडू. आई थिंक दैट इज अ प्रोग्रेसिव पर्सन. वेरी प्रोग्रेसिव. देखिए आज हैदराबाद, तेलंगाना जो भी है, लार्जली काफी बड़ा रोल उनका है. एब्सोल्युटली. तो जिस तरीके से वो अट्रैक्ट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट, चाहे वो इंडस्ट्रीज में हो, चाहे वो IT में हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, आई थिंक इट इज अ ग्रेट सिटी टू बी इन्वेस्टेड इन. मैं खुद वहाँ पे, हम लोग वहाँ खुद वी आर एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज, एंड दैट इज समथिंग दैट आई फील इट हैज अ ग्रेट पोटेंशियल एंड इज वेरी अफोर्डेबल टुडे. दैट इज आल्सो वन थिंग. इट इज अनलाइक हम जैसे, मैं अपने फ्रेंड के घर गया एंड ही वाज लिविंग इन अ ब्यूटीफुल पेंट हाउस ओवरलुकिंग द सी. एंड मतलब मेरे हिसाब से वो होगा 4,000 स्क्वायर फीट का, डबल फ्लोर स्टोरी एंड ऑल दैट थिंग्स. आई आस्क्ड हिम कितने का है, तो बोलते 2.5 करोड़ का है. तो मैं यार ये पकड़ो चेक, अभी कभी दो यार, ये तो चीज मतलब. एंड द काइंड ऑफ द नीटनेस, क्लीनलीनेस, रोड क्वालिटी, ब्रिलियंट. दैट सिटी इज वेरी ब्यूटीफुल. सो आई फील, देखो एंड ऑफ द डे देखिए जी, पैसा है, पैसा लगा के हमें पैसा कमाना है. हाँ, मेन मोटिव है ना. इम्यून द लोकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता. हाँ, हम गोल्ड का ये देख के लेते हैं. आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, कंपनी इंडिया में काम कर रही है, इंडिया से बाहर कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है, क्या कर रही है, आपको फर्क नहीं पड़ता ना. तो हम रियल एस्टेट में अपने आप को क्यों कन्फाइन करते हैं? रियल एस्टेट में एक ट्रस्ट का इशू होता है राहुल जी, की मेरी नजरों के सामने, आंख के नीचे का. ट्रस्टेड डेवलपर का ले लो ना. ट्रस्टेड डेवलपर ले लो. आप मत लो कि जो आपका ट्रस्टेड नहीं है. आप DLF का ले लो, आप प्रेस्टीज से खरीद लो, आज लोडा से ले लीजिए भाई. जो पर वो कहते हैं वहां पे उन लोगों ने ऑलरेडी प्रीमियमाइज कर दिया होता है, जो बड़े डेवलपर्स होते हैं. तो देखिए, अगर हम रिटेल इन्वेस्टर की बात करेंगे तो उसके लिए ठीक है, आप 5% प्रीमियम कम ले लो, बट रेप्यूटेड से ले लो, बिकॉज एटलीस्ट आपको मेंटल सिक्योरिटी तो है ना कि सही चीज मिलेगी और डिलीवर भी होगी. और हाँ, चाहे आपका रिटर्न शायद 15% नहीं होगा, 14 हो जाएगा, 13 हो जाएगा. जी, अच्छे लोगों के यहाँ जब आप खरीदते तो उसकी अप्रिसिएशन भी ज्यादा होती है, कम्युनिटी अच्छी. तो अगर आपको शुरू में आपको लगता है कि आपको महंगा मिल रहा है, तो बाद में उसकी अप्रिसिएशन भी उसी में ज्यादा है. ये भी एक फर्क आता है. हमने बॉम्बे में भी देखा है, व्हेन आई वाज इन बॉम्बे रियल एस्टेट, हमने देखा कि जो बड़े बिल्डर्स की छोटी कम्युनिटीज होती थी, पहले वो महंगी लगती थी, बट बाद में लगता था ये तो बहुत अच्छी अप्रिशिएट कर. मैं वही बात कह रहा हूँ. तो ये है. फिर आप देखिए जैसे सिटीज लाइक, हम लखनऊ में काम करते हैं. सी, आई एम वेरी बुलिश ऑन लखनऊ, नॉट बिकॉज मेरा कोई बहुत ज्यादा लॉयल्टी है, लॉयल्टी तो है, बट उससे ज्यादा रीजन क्या है जी, मेरे को ना फंडामेंटल्स बड़े स्ट्रॉन्ग लगते हैं वहाँ के. एक तो क्या है कि 24 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन है यूपी, कैपिटल सिटी है, एस्पिरेशनल टाउन है. दैट मींस हर आदमी जो यूपी में है उसको लखनऊ में घर चाहिए. अच्छा, हर किसी को, चाहे आप इलाहाबाद में हैं, चाहे वाराणसी हैं, चाहे गोरखपुर हैं, चाहे कानपुर हैं, चाहे आगरा है, भदोही है, हरदोई है, मुरादाबाद है, कहीं भी आप जाएंगे तो owning a house in Lucknow is like the epitome of their life. अच्छा, that's a statement. तो वो सोसाइटल एक कल्चरल चीज वहां पे इतनी ज्यादा है कि वहां पे घर, ऑफिस लखनऊ में होना चाहिए. जिसका है उसने लाइफ में कुछ कर लिया. आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो एक तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है. दूसरी चीज, इंफ्रा वाइज हम बात करें, हाईएस्ट नंबर ऑफ हाईवेज, एक्सप्रेसवेज इन इंडिया आर बीइंग मेड इन यूपी.
सो जो कनेक्टिविटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, अभी गंगा it is एक्सप्रेस पे भी पार एक्सीलेंस, मतलब 8 लेन एक्सप्रेसवेज कनेक्टिंग यू टू अयोध्या, टू वाराणसी, टू गोरखपुर, आप कहीं भी इन सब सिटीज में 3 से 4 घंटे में पहुंच जा रहे हैं। वाह। ठीक है, फिर मेडिकल, अगर आप बात करें तो लखनऊ इज अबाउट 8 hours ऑफ ड्राइविंग डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली, बट चंडीगढ़ इज ओनली 2.5 hours। जयपुर लखनऊ? नहीं, फ्रॉम दिल्ली। अब से sorry, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा था। जयपुर इज 3 hours है, 3 या 4 hours है। तो यहाँ क्या होता है, सारा मेडिकल टूरिज्म दिल्ली आता है। लखनऊ के अंदर सारा मेडिकल टूरिज्म यूपी के अंदर लखनऊ आता है, ओ अच्छा। दिल्ली नहीं आता, सिर्फ नोएडा से दिल्ली आते हैं लोग। तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है अगर आप देखेंगे, जिससे वहाँ लोकल इकोनॉमी को बहुत स्ट्रेंथ मिलती है। थर्डली क्या है जी कि वहाँ पे डिफेंस सेक्टर है, हाँ, ब्रह्मोस तो वहीं बनता है। वहीं बनता है, करेक्ट। आर्टिलरी, बरेली, अलीगढ़, इन सब एरियाज में आपका खूब आपकी डिफेंस एम्युनिशंस की फैक्ट्रीज हैं, रेलवे की फैक्ट्रीज हैं। इवन अदरवाइज अगर आप सोचेंगे, मतलब कई बार नहीं ध्यान दिया जाता है इस बात पे, बट जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन यूपी में है, शुगर सारा मोस्टली यूपी में बनता है, लेदर यूपी में बनता है, टैनरीज आर देयर। अगर आप देखेंगे डिफेंस वहीं बन Brass रहा है, metals ब्रास सारा एक्सपोर्ट मुरादाबाद। अगर आप मुरादाबाद से होता है देखेंगे जी। हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम्स भदोही, जहाँ से सारे कार्पेट्स वगैरह सब वहीं निकलते बनते हैं, है ना। तो बहुत ऐसी इंडस्ट्रीज हैं विच आर कॉन्सेंट्रेटेड एंड कमिंग फ्रॉम यूपी ओनली। तो उसका बहुत बड़ा एक फैक्टर है। उससे क्या दिखता है कि एक रेजिडुअल इनकम है, यू नो, द काइंड ऑफ कैपिटल दैट पीपल आर होल्डिंग ऑन टू इन सिटी, इन टियर 2 टियर 3 सिटीज इन यूपी इज ऑब्सीन। मतलब लगता नहीं है, बट लोगों में बहुत पैसा है। तो आज वो पैसा खर्च तो होना है ना, तो वो कहाँ होगा? वो शहर में ही होगा, शहर में होगा, शहर विद बेटर लाइफस्टाइल होगा, बेटर वेयर पीपल आर लुकिंग फॉर बेटर लाइफ फॉर द किड्स। अच्छी स्कूलिंग भी है, दे हैव इंटरनेशनल स्कूल्स है। तो इसलिए मुझे लगता है कि दैट सिटी हैज अ ब्राइट फ्यूचर। आईटी इंडस्ट्री हैज कम अप इन अ बिग वे, नॉट द सेम। आई वुड नॉट, क्राइम का लेवल भी थोड़ा कम हो गया है। क्राइम जीरो है, जीरो। आई विल नॉट लाई टू यू, मतलब देयर इज जीरो, एब्सोल्युटली जीरो क्राइम इन लखनऊ सिटी। मतलब देखिए, कोई ऑफ इंसिडेंट कुछ होता हो, कुछ सुनने में आता हो, अलग बात है, बट डे टू डे जो क्राइम पहले वो फियर था, नथिंग साहब। कोई आपको कोई रैंसम नहीं है, कोई डकैती नहीं है, आप अकेले घूम सकते हैं। आप even women for that matter, I've seen that they, you know, they go to malls, they come back alone, do a lot of stuff. We have so many people who are working for us, तो अकेले ट्रैवल ही करते हैं ना जी। कोई एक भी इंसिडेंट नहीं हुआ है पिछले 5 साल में जहां हमने देखा हो कि कोई सेफ्टी का या कोई भी क्राइम रिलेटेड कोई इशू आया हो, बिल्कुल नहीं है। एंड आई थिंक बिग you know, thanks for that goes to the government there today, because अब उन्होंने किया है इस पे अच्छा काम तो है। तो देखिए, तो मतलब फ्यूचर है। मुझे लगता है इंडिया ना अपने आप में, देखिए हमने बहुत पढ़ने में आता है कई जगह पे कि इंडिया, देयर आर 3-4 टाइप्स ऑफ इंडिया, यू नो। तो दिस इज द टियर 2 इज द टाइप ऑफ इंडिया आई फील, जहाँ पे मैक्सिमम कंजम्पशन है, जहाँ मैक्सिमम ग्रोथ है, जहाँ मैक्सिमम वेल्थ क्रिएशन भी हो रहा है। बड़ी कंपनीज, बड़े, दे हैव हेडक्वार्टर्स इन ऑल दिस प्लेसेस, वो कमाते तो वो भी टियर 2 सही है, टियर 2 से ही है ना सब लोग। तो वहां पर रियल एस्टेट की बात करें या हम अदर अपॉर्चुनिटीज की भी बात करें, मेडिकल में बहुत अपॉर्चुनिटी है, हॉस्पिटल्स में बहुत अपॉर्चुनिटी है, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो इसके अलावा जैसे आपने बोला मुंबई, वाइजैक, लखनऊ, और कौन से पॉकेट्स हैं जो आपको लगता है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे होंगे? तो देखिए, अपार्ट फ्रॉम दीज सिटीज, आई फील one city which has been an underdog, which has not done well, which has actually sort of regressed in the last 10, 15, 20 years is Kolkata. Because, you know, अगर हम देखेंगे, it used to be, you know, at the time of independence, 25% of India's GDP was from Kolkata. ब्रिटिशर्स की फर्स्ट वो थी, कैपिटल थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन सारा वहीं था, सब कुछ। मतलब अगर आप देखेंगे जितने मारवाड़ी हैं, सब कोलकाता बेस शिफ्ट हो गए थे सारे लोग, है ना। वहीं पे आज भी सब द मोस्ट प्रोमिनेंट फैमिलीज आर मारवाड़ीज, बिरलास आर फ्रॉम देयर। यस, सो वो दैट सिटी हैज ह्यूज पोटेंशियल आई फील, एंड आई थिंक वहां पर सबसे ज्यादा जो रिग्रेशन हुआ है फॉर व्हाटएवर रीजंस, पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल, इन द लास्ट फ्यू इयर्स, लास्ट decades I would say, तो that is a great opportunity. अगर वहाँ पर with the new government अगर reform आता है and you know stability आती है, and if the policies, because वहाँ ना बहुत ज़्यादा union culture बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से टाटा सिंगूर, if you remember the famous incident के they shifted their factory to Gujarat, right?
तो अगर वो चीजें रिजॉल्व हो जाती हैं, आई थिंक दैट इज अ वाइल्ड कार्ड, यू नो, कि जहां पर जो एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ कैपिटल है इन रियल एस्टेट इज पॉसिबल। बिकॉज देखिए होता क्या है, किसी भी जगह पे सबसे इंपॉर्टेंट है पॉलिसी, गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, यू नो, किस तरीके से वो मैनेज कर रहे हैं। आज वही चीज यूपी में पहले और आज में ये फर्क यही आया है कि आज नोएडा prices have gone up 15 times in the last 10 years. Yes. The unbelievable Yes, rates के yes, साथ yes. increase हुए हैं. तो वो इसीलिए है कि जो ये कहीं ना कहीं एक सेफ्टी, एक सिक्योरिटी, एक पीस ऑफ माइंड, तो वो पैरामाउंट है ना। कोई भी आदमी कहीं भी निवेश रहने करेगा। जाएगा, इन्वेस्ट करेगा, फैक्ट्री खोलेगा, तो उसको क्या चाहिए कि सुकून से काम हो। True. तो अगर वो चीज अगर आपको नहीं मिल रही किसी जगह में, देन यू विल नॉट गो देयर नो मैटर व्हाट। आपको कितना अट्रैक्शन दे दो, रिबेट दे दो, टैक्स बेनिफिट दे दो, आप नहीं जाओगे, नहीं जाओगे. True. है ना कहीं बहुत इस रीजन से शायद आदमी आज भी कश्मीर नहीं हर आदमी उठ के जा पा रहा, इवन दो गवर्नमेंट की बहुत वेरी एनकरेजिंग इंसेंटिव्स हैं, पॉलिसीज हैं, बट हर आदमी नहीं जा पा नहीं जा रहा. हिम्मत है ना। नहीं कर सोचता है ना कि यार क्या करें, कुछ हो गया तो कुछ हो गया था। जैसे अब दुबई को प्रॉब्लम आने लगी है, True. वो यही बात है ना, दुबई वाज बेस्ड ऑन इट्स पर्सोना, इट्स safety. आइडेंटिटी ऑफ सेफ्टी अबव एंड बियॉन्ड एवरीथिंग एल्स। लग्जरी लाइफस्टाइल ये सब सेकेंडरी था। वो था कि यार दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम कहीं होती है, दुबई में नहीं होता कुछ। तो आज वो कहीं ना कहीं परसेप्शन टूट गया, टेम्परेरीली टूटा है, परमानेंटली टूट रहा है, वी डोंट नो, टाइम विल टेल, बट समवेयर इट हैज अफेक्टेड। एंड उसकी वजह से अगर आप देखेंगे कि दैट इन्वेस्टमेंट साइकिल हैज ब्रोकन डाउन, टूरिज्म हैज ब्रोकन डाउन, यू नो, इट्स सीइंग क्लासिक all the after effects of a war, of uncertainty, instability. तो ये चीजें सारी दुबई में देखने को मिल रही हैं। यही चीजें कोलकाता हो गया या कहीं पे भी जहाँ पे थोड़ा कम्युनल वायलेंस हो जाता है, इस तरह की चीजें होती है, तो रियल एस्टेट वहाँ हमेशा सबसे पहले इफेक्ट होता है। तो आज अगर ये स्टेबिलिटी हमें कोलकाता देखने को मिल रही है, अब दिखेगी, तो हमें मुझे लगता है कि इट इज अ वाइल्ड कार्ड। वहाँ पे बहुत अच्छा स्कोप हो सकता है टू मेक मनी, बट अगेन उसके अंदर क्या है कि जी या तो आप अच्छे डेवलपर्स के साथ इन्वेस्ट करें, वो बेसिक चीज या आप उन डेवलपर्स की स्टॉक मार्केट में equities invest तो सर रियल एस्टेट से तो आपका बहुत पुराना नाता रहा है। आपने कहा कि आप खुद लखनऊ देख रहे हैं, वाइजैग इस टाइम पे देख रहे हैं। अब एक जो आम रिटेल इन्वेस्टर होता है, एंड आप इतने रिटेल इन्वेस्टर्स को सर्व करते हैं, तो आपको क्या लगता है वो क्या गलती करता है जब वो रियल एस्टेट खरीद रहा होता है? I think a lot of people get influenced by the flavor of the month, है ना। मुझे क्या लगता है कि जैसे यार मेरे दोस्त ने लिया, मेरे कलीग ने लिया, मेरे किसी रिश्तेदार ने ले लिया, अब उन्होंने कब लिया, कितने में लिया और कितना कमाया, सबको तो पता नहीं होता, बट लिया और देखो बढ़ गया। तो आदमी ना एंट्री गलत टाइम पे कर देता है। आई फील दैट lot of retail investors, if they do it from an investment perspective, तो वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो जाते हैं एंड वहाँ वो गलती करते हैं। दे डोंट डू प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस, दे डोंट डू प्रॉपर मार्केट रिसर्च कि भाई उस मार्केट में क्या और आ रहा है, क्या प्रोडक्ट है, इन्वेस्ट करना चाहिए इस रेट पे, नहीं करना चाहिए। तो ये जो चीज़ है ना, ये कहीं ना कहीं मिस हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक वो हर्ड मेंटालिटी या इन्फ्लुएंस्ड डिसीजन मेकिंग हो जाती है, जिसकी वजह से आई थिंक लॉट ऑफ द टाइम्स पीपल मेक रॉन्ग डिसीजंस। सो वो उससे बचने के लिए आई थिंक चाहे रियल एस्टेट हो या कोई भी चीज़ हो, आई थिंक मुझे क्या लगता है या तो आपके पास कोई एक्सपर्ट हो, है ना, बिकॉज हम लोग हर चीज़ के तो एक्सपर्ट खुद हो नहीं सकते, राइट। बट हम सोच लेते हैं कि हम हैं भाई, 4 लोगों ने गोल्ड में, क्योंकि हमारे को जब स्टोरीज पता चलती है हमें एक्चुअली पोस्ट फैक्टो मिलती है। हाँ, एंड वो फोमो जो है, दैट सॉर्ट ऑफ बिकम्स अ ग्रेट ड्राइवर ऑफ डिसीजन मेकिंग, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। आई फील अक्रॉस द बोर्ड फोमो से बचना चाहिए। दो आई एम बीइंग वेरी काउंटर प्रोडक्टिव टू माय ओन बिजनेस, क्योंकि वी ट्राई टू क्रिएट अ लॉट ऑफ फोमो, बट द आइडिया इज कि फोमो से आदमी को बचना चाहिए, क्योंकि आप बहुत, इट्स योर हार्ड अर्न्ड मनी दैट यू आर पुटिंग इन। सही प्रश्न करने चाहिए कि भाई, हाँ, आप पेशेंस लो, एक दिन में कुछ नहीं खत्म हो रहा, ना गोल्ड 4 लाख हो जाएगा, ना स्टॉक मार्केट 35,000 हो जाएगी, कुछ ऐसा नहीं होगा। अगर 2% बढ़ भी गया कोई चीज, या 100 रुपए रेट बढ़ भी गया, तो उससे आपको कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं हो रहा है। Right. क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट 100 रुपए के लिए ही कर रहे हैं या 1 ही 2% के लिए कर रहे हैं, तो फिर मत ही करो, वैसे ही मत करो। True. है ना जी। सो द आइडिया इज दैट वन मस्ट ऑलवेज बी पेशेंट एंड वन मस्ट टेक एडवाइजरी ऑफ एजुकेटेड एक्सपर्ट्स। मुझे लगता है वो भी बहुत कमी है हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे ना
इंडिया के अंदर, मैं हमारे यहाँ जब बोलता हूँ इंडिया में किसी भी फील्ड में मुझे लगता है कि क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स की बहुत कमी है, एडवाइजरी की, जो with basis which is based on market research, which is based on intelligence, which is based on current ongoings, demographics, इन सब चीजों को ना वेटेज देके कोई एक रैशनल डिसीजन मेकिंग नहीं होती। लार्जली इट इज सब्जेक्टेड टू कि यार आप किसको जानते हैं और उसने आपको क्या एडवाइस दे दी, टिप है बेसिकली, टिप बेस्ड, टिप कल्चर है। तो वो जो टिप कल्चर है ना, वो बहुत कहीं ना कहीं मुझे लगता है वहीं पे रिटेल इन्वेस्टर किसी भी इन्वेस्टमेंट सिनेरियो में नुकसान करता है। बट अगर आप देखेंगे जैसे आप ही जैसे म्यूचुअल फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड में क्या हो रहा है, इवेंचुअली देयर आर एक्सपर्ट्स हु आर इन्वेस्टिंग, दे आर मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। तो आदमी जो एक्सपर्ट नहीं है स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट को लेके, वो म्यूचुअल फंड को ट्रस्ट करता है, म्यूचुअल फंड उसका पैसा लगा देता है, तो वहां पे उनको एक सर्टेन डिग्री ऑफ रिटर्न आती है, और आप अपने आप को उस इन्फ्लुएंस से रोक लेते हैं कि किसी ने आपको कुछ बोला या नहीं बोला। तो आई फील सिमिलरली किसी भी लाइन ऑफ वर्क में, चाहे अगर आपको गोल्ड में करना है, मैं बोल रहा हूँ गोल्ड के ETF में करिए जी, SIP फॉर्म में करिए, है ना, रादर देन कि जी आज बस दुनिया खरीद रही है तो हम भी खरीद लें। मुझे ये लगता है कि ये एक मेंटालिटी शिफ्ट होना बहुत जरूरी है, एंड आई थिंक कहीं ना कहीं काफी वाइट कॉलर जॉब्स में जो लोग हैं उनमें वो है मेंटालिटी शिफ्ट। बट जहां पे हम देखते हैं ना, बिकॉज सी इंडिया हैज ऑल वेराइटीज ऑफ पीपल जी, बिजनेसमैन भी हैं, फार्मर्स भी हैं, वाइट कॉलर जॉब्स में भी हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में भी हैं, तो हर किसी का अपना एक साइकोलॉजी इज डिफरेंट, राइट। तो बट इसलिए काफी एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है जो अभी भी अपने विम्स एंड फैंसीज पे इन्वेस्टमेंट्स करता है, और वहीं पे वो गलतियां करता है, वहीं गलत मारा जाता है। हाँ, वहीं पे आप देखेंगे मैक्सिमम लोग, चाहे वो इक्विटी मार्केट हो या रियल एस्टेट मार्केट हो, कमोडिटी मार्केट हो, वो वहां पे मिस्टेक्स करते हैं एंड दे गेट स्टक एंड दे लूज, वहां वेल्थ इरोजन होता है, नॉट क्रिएशन। हम कभी कभी भाई रिटर्न ऑफ कैपिटल इज मोर इम्पोर्टेंट देन रिटर्न ऑन कैपिटल। यस, पहले पैसा भी वापस भी आना चाहिए, नहीं तो आप गलत जगह फंस सकते हो। अच्छा राहुल जी, एक और ऑल्टरनेट एसेट क्लास है जो काफी लोग पैसिव इनकम के लिए, क्योंकि हमारे व्यूअर्स को पैसिव इनकम बहुत पसंद है, तो वो है कमर्शियल प्रॉपर्टीज या वेयर हाउसिंग प्रॉपर्टीज, जो आपको एनीवेयर अराउंड 5% to 8% सालाना रेंट दे देती हैं। करेक्ट। और उसमें हर 2-3 साल में एक बढ़ोतरी हो जाती है, और आपको टैक्सेस के बेनिफिट, लेवरेज का बेनिफिट, ये सब मिलता है। करेक्ट। तो डू यू थिंक कि एक इंडिविजुअल को खुद से एक कमर्शियल स्पेस खरीद के रेंट आउट का फोकस करना चाहिए, या फिर जो आजकल ऑल्टरनेट है जैसे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हैं, किस पे जाना चाहिए और किसको किस पे जाना चाहिए? आई फील, देखिए, अगर अनटिल अनलेस किसी को 40-50 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए लगाने हो खुद के, तब तो वो खुद का वेयर हाउस बनाए या खुद का ये सब तामझाम। पर एक छोटा 2-3 करोड़ के कैपिटल से मुझे लगता है ज्यादा बेटर है रीट्स में जाना। ओके, उसका मैं रीजन देता हूँ आपको। रीजन क्या है जी, कि जब आप किसी 1 या 2 करोड़ रुपए किसी रीट में डालोगे, तो उसमें जो रीट में प्रॉपर्टी होगी वो शायद 200 करोड़ की होगी या 300 करोड़ की होगी या 400 करोड़ की होगी, नंबर 1। नंबर 2, वो रीट किसी एरे गेरे का तो होगा नहीं, प्रोफेशनली मैनेज्ड होगा, ब्रुकफील्ड का होगा, माइंड स्पेस का होगा, ब्लैक रॉक का होगा, माइंड स्पेस का होगा, DLF का होगा, प्रेस्टीज का होगा। वो एक सब्सटैंशियल बैकिंग है उस प्रोजेक्ट, उस एसेट को मैनेज करने के लिए, उसको लीज करने के लिए, उसको री रिलीज करने के लिए। आप समझिए, कई बार क्या होता है कि आपने एक प्रॉपर्टी ली और आपने प्रॉपर्टी लीज कर दी, अब आपको अच्छा टेनेंट नहीं मिला, आपने प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस नहीं किया, आपको टेनेंट चला गया फॉर सम रीजन, उसने वापस से आपको दूसरा टेनेंट ढूंढने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपका ये कोर बिजनेस नहीं है, आप उस लाइन ऑफ वर्क में नहीं हो, आप फिर किसी पे डिपेंड हो जाओगे, फिर आपका वो आइडल टाइम चलेगा। आप समझे मेरी बात? तो होता क्या है कि बट इन कंपनीज के पास देयर प्रॉपर डिविजन्स, वो लोग कमर्शियल प्रॉपर्टीज ले रहे हैं, लीज कर रहे हैं, दे नो, उनका रोज का काम है, एंड दे हैव कनेक्शंस, जिनको वो 1 मिनट में बोलेंगे तो उनकी प्रॉपर्टी लीज हो जाएगी, चाहे 2 रुपए कम पे हो जाएगी, उनका वो वेस्ट टाइम पीरियड नहीं आएगा। सो देयरफॉर आज आई फील दैट इफ एनीबडी हैज 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ अप टू 5 करोड़, एंड उनको अगर वहां पर कोई भी मतलब खुद से नहीं करना है, या खुद से उनको लीजिंग के हेडेक में नहीं जाना है, उनको खुद डेवलपमेंट अप्रूवल्स के हेडेक में नहीं जाना है, और दे आर वेरी हैप्पी विद 5 to 7% एनुअलाइज्ड यील्ड,
then I think REITs are the best option. पर रीट्स में जैसे दो चीजें अनअवेलेबल हैं, एक तो लेवरेज नहीं आप ले सकते, क्योंकि अगर मैं कमर्शियल प्रॉपर्टी लेता हूँ, लेट्स से 2 करोड़ की लेता हूँ, तो मुझे 50-60 लाख रुपए देना होगा, मैं 1 करोड़ 40 लाख का लोन ले सकता हूँ। सेकंड है, मुझे टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां मुझे 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, यहाँ पे जो वो होता है वो डिविडेंड के फॉर्म में आता है पैसा। Correct. तो उस वजह से मेरे को यहाँ मार्जिनल टैक्स रेट लग जाएगा। बट फिर भी आप कह रहे हैं कि हैसल इज स्टिल ग्रेटर देन ऑल दिस। देखिए, appreciation of property तो REITs में भी होगा, मिल जाएगा जी, appreciation of yield भी होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि आपका 3 ईयर 5 ईयर में साइकिल में वो रेंटल एप्रिसिएशन जी, होना ही है जी, प्रॉपर्टी पे। जी। नंबर 3, इट इज इजीली मोनेटाइजेबल, इट इज अ हाँ। लिस्टेड एसेट। तो आपने 1 करोड़ का खरीदा, 20 लाख का भी बेच सकते हो। हाँ, आपको थोड़ा सा कैपिटल चाहिए, आप बेच दो। अब आप वेयर हाउस का अपना 2000 फुट तो नहीं बेच पाओगे ना अलग से। ट्रू, तो इट देयरफॉर यू आर लिक्विड डिस्पाइट इन्वेस्टिंग इन अ इलिक्विड एसेट। समझ गया। आई फील दैट इज अ ग्रेट प्ले देयर, बिकॉज जब आप कोई भी एसेट कमर्शियल में या किसी में फिजिकली इन्वेस्ट करते हैं तो उसको बेचना इज नॉट द इजीएस्ट पार्ट। आपको या तो आपकी हमेशा एक्सपेक्टेशन ऐसी हो जाएगी, आप बोलोगे 6% पे बेचना है, 7 पे बेचना है, 8 पे बेचना है, वो मिलेगा नहीं। तो मैच मेकिंग डजंट हैपन एंड डजंट हैपन वेरी इजीली। सो whereas when you're in a listed equity or asset like a REIT, there you can easily sell very quickly. Secondly, क्या होता है जी कि आज की डेट में अगर आप देखेंगे, जैसे हम बात करें 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए की, तो आपको आज 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ में कौन सा कमर्शियल प्रॉपर्टी मिल रहा है अच्छा? आपको क्या ग्रेड ए लोकेशन मिलेगी? नहीं मिलेगी, ग्रेड बी भी नहीं मिलेगी, और ना ही वो बिल्डिंग उतनी अच्छी होगी, ना वो बिल्डिंग होगी, तो टेनेंट भी अच्छा नहीं होगा। टेनेंट भी अच्छा नहीं होगा। तो आप फिर you are now comparing yourself not from apple to apple, we are comparing from apple to oranges in a way, because आप जब REIT की प्रॉपर्टी ले रहे हैं, आप ले रहे हैं AAA graded प्रॉपर्टी, leased to a 9-year brand like Amazon and all these guys, big boys. Yeah, you like a MNC company जहाँ पे आपका रेंट फिक्स है, प्रॉपर्टी अच्छे टेक केयर हो रही है, मेंटेनेंस जा रहा है, सब चीज हो रहा है, वर्सेस 2, 3, 5 करोड़ में आपको एक दुकान नहीं मिलने वाली गुड़गांव में। True. अब आप उसके खुद में लगे रहोगे, नहीं समझे जी? तो मुझे लगता है कि वो एक डिफरेंस आ जाएगा, बिकॉज प्राइसेस हैव आल्सो गॉन अप अ लॉट, है ना? रियल एस्टेट प्राइसेस हैव गॉन अप, सो वो अफोर्डेबिलिटी विद दैट प्राइस रेंज हैज गॉटन अफेक्टेड। बट होता क्या है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, द मोमेंट किसी के पास 2, 4, 5 करोड़ से ज्यादा है लगाने के लिए, तो उसको 5-7% का रिटर्न समझ में आता ही नहीं है। तो दिस एंटायर, आई फील द REIT market is for those individuals who have a surplus capital of anything between 1 to 3 crores, 1 to maybe 4 crores, deployable, surplus है, reserve fund पड़ा है, अपना FD कराया है, कुछ है, चल उसमें लगा दिया। एक पैसिव इनकम का सोर्स भी बन जाता है, हर क्वार्टर में डिविडेंड आ जाता है। Liquid also, so आप you can get an exit right relatively quickly. तो ये उस पर्सपेक्टिव से है। एंड आई थिंक इट इज ऑल्सो बेटर फॉर पीपल जो अपार्टमेंट्स लेते हैं रेंट करने के लिए। आई थिंक वो बिकॉज वहाँ यील्ड भी बहुत कमजोर होती है। हाँ, एंड मुझे तो frankly speaking, we sell apartments and we sell a lot of apartments to end users, but मुझे कभी भी apartment investment for the purpose of leasing समझ नहीं आया, especially because in a country like India, जैसे see apartment leasing works where you have a lot of floating population, जैसे दुबई है। Now if you look at UAE and Dubai, you hardly have 10-15% local permanent residents. Everybody else there is in a floating population scenario. कोई 3 महीने के लिए है, कोई 6 महीने के लिए, कोई 1 साल की जॉब पे आया है, right? So people are not investing there permanently, but they're leasing there to live there, either for vocational jobs, permanent jobs, right, whatever it may be, right? So वहाँ पे your rental yields are 7-8% आ जाता था। अब we will have to see in the next year क्या होता है। अभी तो देखिए डिसरप्शन को हम नॉर्म नहीं मान सकते। But I feel those yields in Dubai will also go down specifically because of the fact कि वहाँ पे supply बहुत आ रहा है। The amount of supply in the next year or two which is going to come, fresh inventories. So eventually when fresh inventories come, they come with better prices and better amenities and better quality. So जो old inventories हैं, उनकी value degrade होती है। तो वो कहीं ना कहीं they become a second preference for rental. तो वहाँ supply और demand ratio का देखना पड़ेगा। But coming back to our point here, I feel apartments के अंदर इंडिया में कभी भी 2-3% से ऊपर yield आती ही नहीं थी जी। तो वो therefore I don't see it as a smart
इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के कोई अपार्टमेंट लेके मैं रेंट पे चढ़ा दूंगा, तो उससे अच्छा एफडी कर दो। 6-7% आपको एफडी पे मिलेगा, उसके ऊपर आपका टैक्स भी कटेगा, तब भी आप उससे ज्यादा ले जाओगे। राइट। यहाँ पे अपार्टमेंट लोगे, उसकी मेंटेनेंस देखोगे, उसका डिग्रेडेशन भी देखोगे, वो सब क्यों करना है? प्लस वो खाली रहेगा बीच में कुछ समय, मैं वही कह रहा हूँ ना। रेंट नहीं हो सकता। तो आप बेसिकली कह रहे हैं अगर मुझे रियल एस्टेट से पैसिव इनकम जनरेट करनी है तो हाँ। आइडियली सब कुछ छोड़ के रीट्स। I think they are the best. You are going with best developers, best properties, best locations, best buildings. Maybe 1% कम भी मिल रहा है उसकी, it is also plus highly liquid, hassle free, nothing to worry about. Appreciation inherently मिलेगी property को, you know. It's like an ETF, गोल्ड खरीदने की जगह गोल्ड का ETF ले लिया। सही है ना? मतलब मुझे लगता है for a white collar job person who has no, I won't say unlimited resources for जी। investment, it is, and he wants to invest in property, asset real class, estate, create a passive income out of real estate, जी, वो भी एक गोल होना चाहिए, राइट, उसके लिए वो परफेक्ट है। परफेक्ट। राहुल जी, वन लास्ट क्वेश्चन है कि आपने सारे सिनेरियोज हमने डिस्कस किए, पॉजिटिव ये वो, व्हाट इज दैट वन थिंग एज अ बिजनेसमैन, एज एन इन्वेस्टर, जो आपको बहुत तकलीफ देता है कि यार ये हो गया तो मतलब या तो स्टैग्नेंसी बहुत लंबी आ सकती है या सिचुएशन खराब हो सकती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है? I feel that you know, I just feel that जो political uncertainty हो गया ना globally, especially with regards to energy, gas है, oil है. See, because India is a largely an oil importer, तो वहाँ पर हमारी dependency बहुत ज़्यादा है और we get highly affected if the oil prices are above 100, you know, which we are seeing right now. अभी चल ही रहा है ना? तो इस पे सस्टेनेंस नहीं है हमारा। 52 कोई कहता है 52 डे के रिजर्व है, कोई कहता है 26 दिन के रिजर्व है, कोई कहता है 60-70, बट इट इज नथिंग। तो उसके अंदर एवरीथिंग गेट्स अफेक्टेड, बिजनेसेस गेट अफेक्टेड, इन्फ्लेशन इंक्रीजेस, cost of materials increases, raw materials input cost will increase for factories, for industries, for everybody. Eventually slowdown hoga, GDP will get affected, growth will get affected. So this is not sustainable, not for anybody. You know, apart from Reliance, they have their own refineries and systems, but so it's not a sustainable scenario to be in. And I feel it is very important that there is some sanity that comes back. थोड़ा चीजें calm down हो, stability आए. You know, we are anyway affected so much by, honestly speaking, it's not something I don't want to criticize, but हमारे यहाँ वैसी productivity बहुत affect होती है फेस्टिवल से, religious you know, commitment से, election से, labor gets affected, you know, छुट्टियाँ इतनी हो जाती हैं, and उससे businesses वैसे ही बहुत affect होते हैं. And I don't think a lot of people talk about it. You know, you talk about any manufacturing facility in India, whether it is in Delhi or it is in Pune or it is in Hyderabad, everybody is seeing issues with labor right now. And we are seeing issues with labor 2 to 3 months a year. अरे बाप रे, क्यों? या तो छुट्टियां है, कभी राखी है, कभी ईद है, कभी होली है, देन प्लस साल में 2 बार किसी स्टेट में इलेक्शन है, तो your labor and your productivity anyway gets very affected. And now if you add costs, you know, NCR में तो गार्प भी लगता है एनवायरनमेंट का, 3 महीने वो भी बंद करता है, कंस्ट्रक्शन नहीं चल रही है, कॉस्ट कितनी बढ़ रही है। सो इसीलिए क्या है कि जी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर इन्वेस्टमेंट्स के लिए, एंड फॉर एवरीबडी इन ऑल इन्वेस्टमेंट साइकिल्स, आई फील इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टुडे दैट वन, यू नो, एक तो सिट्स ऑन कैश. व्हेन आई से कैश आई मीन कैपिटल इन योर बैंक. यू होल्ड ऑन टू इट फॉर द नेक्स्ट मंथ, 2 मंथ, लेट थिंग्स स्टेबलाइज. कुछ नहीं ऐसा जा रहा, 2 दिन में आपका कुछ लुट नहीं जाएगा, कोई अपॉर्चुनिटी चली नहीं जाएगी, कोई 2 दिन के अंदर मुझे नहीं लगता कि आदमी 2% 4% कम भी कमा लेगा तो कोई इशू आएगा. एंड आई फील इट इज that is the only thing that can cause a lot of pain in the future, which we should all, you know, hope to avoid. राहुल जी, आपका पॉइंट से जो मुझे समझ आया कि आप ग्लोबल अनसर्टेनिटीज को लेके ज्यादा वरिड है. हाँ. तो आपको क्या लगता है, क्या वो थ्रेशोल्ड है जो इंडिया बर्दाश्त कर सकता है? अभी कितने दिन और अगर युद्ध चला तो आपको लगता है कि चलो ठीक है, इतने दिन तो हम झेल लेंगे? मुझे तो लगता है जी हम ऑलरेडी उस थ्रेशोल्ड से निकल चुके हैं, एंड वी आर लिविंग बियॉन्ड दैट थ्रेशोल्ड राइट नाउ. वी आर ओनली, सी, वी हैव टू अंडरस्टैंड it. We were in an election scenario right now. Government has to be very, you know, positive about stuff. So, but we will see effects.
ऐसा तो नहीं है ना, कब तक जेब से देगी कब गवर्नमेंट? तक देगी? वो इवेंचुअली जब रिजर्व्स खत्म हो जाएंगे तो आम आदमी से लेना ही पड़ेगा ना। उसको। गवर्नमेंट इज डूइंग इट्स बेस्ट नॉट टू लेट a common man get affected today. बट एक पॉइंट के बाद नहीं, कोई ये- नहीं मैनेज कर पाएगा, मैथ ही नहीं अलाउ करता। ये ऑयल जो है ये 120 का हो गया, 130 का हो गया, तो फिर आम आदमी को फर्क तो पड़ेगा ही ना साहब, क्योंकि नहीं उसकी सिर्फ गाड़ी में और बाइक में पेट्रोल नहीं जाना है, हाँ। उसकी सारी लॉजिस्टिक्स, उसकी सब्जी भी उसी तेल से आनी है, उसका राशन भी वहीं से आना है, वो सब महंगा होगा। ट्रू। तो वो चीज क्या है ना, जब इफेक्ट करने लग जाएगी तो पेन बहुत बढ़ जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ऑलरेडी दैट थ्रेशोल्ड इज अप, सी अबव 100 एवरीबडी नोज, मतलब इसमें मेरा कोई वो नहीं है, बट अबव $100 वी आर एट अ बिग 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 लॉस। एंड प्लस आज की डेट में कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है, चाहे वो ईरान हो चाहे वो रशिया हो, जो हमें सस्ते में तेल देगा। कोई नहीं देगा, अपॉर्चुनिटी है सबके। सबके पास अपॉर्चुनिटी है, सब पैसे उल्टा रशिया तो 150 मिलियन दिन का एक्स्ट्रा बना रहा है कि चलो लो भाई, आपने- हाँ, US लड़ाई ने भी बोल करनी दिया है। ले लो। हाँ, तो इसलिए क्या है कि जी ये तो मामला खराब है इस हिसाब से, एंड इट हैज टू मेंड, एंड होपफुली इट विल, बिकॉज जिस तरह से यूएस ईरान जी। का ये सब चल रहा है, तो इट विल, बट द इफेक्ट्स एंड दीज इफेक्ट्स आर गोइंग टू बी सीन। अभी बहुत लोग भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जैसे हम भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, हमने कोई कॉस्ट थोड़ा ना किसी कस्टमर के लिए बढ़ा दी है जी, बट उसका भी एक थ्रेशोल्ड है ना। एक पॉइंट के बाद कोई भी नहीं कर पाएगा, ना सरकार ना बिजनेसमैन। भाई हम भी बोल देंगे जी भाई हम क्या करें, अब घर से तो कोई भी पैसे नहीं देगा ना। आई वाज शॉक्ड टू नो, जैसे मॉर्बी का आपने बताया कि 50 बड़ा इशू चल रहा है, तो वहां भी टाइल्स के भाव बढ़ेंगे। सर वो भी इंपोर्ट ही नहीं हो रहे मटेरियल्स आज की डेट में, आपका पूरा कोई बिल्डिंग इंडिया में नहीं बन सकती बिना वाटर प्रूफिंग के। वाटर प्रूफिंग के आधे मटेरियल नहीं इंपोर्ट हो रहे इंडिया में, बाहर से आते हैं। आप क्या करोगे? अब रोड हमारी सारी बनती है इंडिया में, बिटुमेन तो बाहर से ही आता है, जिसका 70% प्राइस अगर बढ़ गया है किसी आइटम का, तो अब कहाँ से रोड बन जाएंगी, कहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगेगा? तो हर चीज तो फर्क, एवरीथिंग इज कनेक्टेड इन अ वे, एंड देन इट इज गोइंग टू गेट अफेक्टेड, impacted. राहुल जी, थैंक यू सो मच। आज आपने जितना एलैबोरेट तरीके से बताया है अराउंड सेक्टर्स, अराउंड रियल एस्टेट, अपॉर्चुनिटीज फॉर द फ्यूचर, मिस्टेक्स व्हिच पीपल कैन डू, एंड your own thesis around investments, I think it was very wonderful. Thank you so much for coming on Sanjay Guthrie podcast. Thank you so much. तो guys, अगर आप यहाँ तक आ गए तो आपने एपिसोड को कंप्लीटली देख लिया है। आपने क्या क्या लर्न किया मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपके मन में और कोई क्वेश्चंस हैं इन्वेस्टमेंट्स के अराउंड, वो भी जरूर बताना। मैं मिस्टर राहुल को फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए आएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, एटलीस्ट अपने 5 से 6 दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि वो भी समझ पाए एक सीजन्ड इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट्स को लेकर किस तरीके से सोचता है। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, घंटी जरूर दबा देना। दिस इज संजय कथुरिया साइनिंग ऑफ टिल द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द पॉडकास्ट। जय हिंद, जय भारत।